हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो हमारा जो सेशन है वो जो पहले मैंने कितने करा दिया आपको, आज से पहले मैंने आपको हल्स ड्राइव डिडक्शन करा दिया, रिडक्शन थ्योरी करा दिया, मैथमेटिकल डिडक्शन थ्योरी ऑफ बिहेवियर करा दिया, बीएफ स्किनर करा दिया, है ना। और क्या करा दिया? थर्ड डाइक करा दिया, गुथरीज का करा दिया, वाटसन का करा दिया, पावलोव की कंडीशनिंग थ्योरी करा दी। ये सब मैंने आपको करा दिए हैं। और आज हम शुरुआत करते हैं, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी हमारी खत्म हो चुकी है और आज की जो शुरुआत करने जा रहे हैं हम कोग्निटिविज्म से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक है कोग्निटिविज्म। ठीक है, तो कोग्निटिविज्म को जानने से पहले हमें जानना होगा कोग्निशन क्या है। कोग्निशन क्या है? मेटाकोग्निशन आपको मैंने पहले पढ़ा दिया। इससे पहले मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेटाकोग्निशन, है ना, ये सारी चीजें, आप क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छी तरह से वो समझ में आ गई होंगी और आप रखते होंगे इसका ज्ञान। ठीक है, तो कोग्निटिविज्म का क्या मतलब है? कोग्निशन का मतलब होता है विचार। मेटाकोग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, जो हम विचार कर रहे हैं उसके बारे में विचार करना। ये सही है कि गलत, जो हम विचार कर रहे हैं क्या वो सही है, गलत है, या ये विचार यहाँ पर यूजफुल है कि नहीं है, इस बारे में विचार करना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। उसके रेगुलेशन के बारे में, मॉनिटरिंग के बारे में, कंट्रोल के बारे में बातें करना। तो ये होते हैं कोग्निशन, मेटाकोग्निशन। कोग्निशन का मतलब है विचार या नोइंग, किसी चीज के बारे में जानना। कोग्निशन का मतलब है नोइंग भी कह सकते हैं इसको, किसी भी चीज के बारे में जानना, है ना। और जो है साइकोलॉजिकल थ्योरी दिस रिलेट टू द प्रोसेस, क्या जो कोग्निटिविज्म है किससे रिलेटेड है? प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग। ये बताया ना मैंने, कोग्निशन जो है थिंकिंग से संबंधित है, तो कोग्निटिविज्म जो है प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग। ठीक है, कोग्निटिव थ्योरीज फोकस ऑन ऑर्गेनाइज किसको? थिंकिंग, स्टोर इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन कोई, है ना, जो मतलब थिंकिंग का मतलब कि जिसके बारे में विचार कर रहे हैं। तो विचार किसके बारे में कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं उसको ऑर्गेनाइज करना, स्टोर करना, यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन। और जब हमें जरूरत पड़ती है तब हम उस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो ये हो गई कोग्निटिविज्म की छोटी सी एक दो लाइन में इसका अर्थ। आप जो है ये इंक्लूड्स हाउ वी परसीव एंड अटेंड टू थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस। ये क्या है कि हम, ये बताता है, कोग्निटिव्स बताता है कि हम अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स है उनको कैसे परसीव करते हैं। जो घटनाक्रम होती है हमारे आसपास, तो हमको हम कैसे परसीव करते हैं, और जो है उन जो हमारे आसपास घटनाएं घटित होती हैं उनको हम कैसे याद करते हैं, और याद करने के बाद कैसे रिट्राइव करते हैं, उनको निकालते हैं, मतलब जब जरूरत पड़ती है उनका यूज भी करते हैं, है ना। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, यूज ऑफ लैंग्वेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन वेरियस फॉर्म्स। ये सारी चीजें मैं आपको पहले वाली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। ये आपको जो है याद होने, प्रॉब्लम सॉल्विंग को कौन कौन से स्टेप्स हैं, क्रिटिकल थिंकिंग में कौन कौन से स्टेप्स हैं, अब ये आपको अपने आप ही याद रखने हैं। इनको दोबारा से मैं कराऊंगी आपको। आप जब जैसे मैं क्रिटिकल थिंकिंग बोलती हूँ तो आपको स्टेप्स उनको याद हो जाने चाहिए कि ये स्टेप्स थे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलती हूँ तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के चारों स्टेप्स आपको याद होने चाहिए क्या है। तो कोग्निटिविज्म इज एन इंटरनल प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, मोटिवेशन एंड रिटेंशन, है ना। मोटिवेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन, धारण करना, मोटिवेशन का प्रेरणा, है ना। अंडरस्टैंडिंग उसको समझना, जो लर्निंग है ना, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, उसमें मोटिवेशन क्या काम करती है इसको समझना, है ना। फिर अंडरस्टैंडिंग क्या काम करती है? रिटेंशन, इट कवर्स दैट द माइंड इज ब्रॉड एंड कॉम्प्लेक्स इनटू व्हिच अमाउंट इवेंट रेस्पॉन्सेस आर एब्जॉर्ब्ड। जो माइंड है हमारा एक ब्रॉड और कॉम्प्लेक्स थिंग है। यह जो हमारा माइंड है, ब्रेन है, ये कॉम्प्लेक्स थिंग है, और जो है इनटू विच इवेंट्स रेस्पॉन्सेस आज, जिसमें कि हमारी जो घटनाएं क्रम होती हैं ये, और हमारी जो रेस्पॉन्स, जो क्रियाएं हम करते हैं अब किसी भी स्टिमुलस के प्रति, वो सारी उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं हमारे ब्रेन और माइंड में। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट द ब्रेन एंड माइंड आर द सेंटर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी व्यक्ति का, ऑर्गेनिज्म मतलब जिसमें जो और एक संगठन होता है, कोई भी होता है, मतलब कोई भी हो सकता है, तो उसमें जो है ऑर्गेनिज्म में क्या 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 करता है वो, कि वो जो है ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है वो सेंटर है। ब्रेन जो माइंड है वो सेंटर है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। कोग्निटिव ये बिलीव करते हैं, यानी कि ब्रेन को और माइंड को मुख्य मानते हैं, ब्रेन प्लस माइंड दोनों ही चीजों को मुख्य मानते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी। तो कॉग्निटिव थ्योरीज फोकस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ अब ये क्या चीज करते हैं, ये एक चीज और है, ये अनऑब्जर्वेबल,
अनऑब्जर्वेबल बिहेवियर। अब जो थिंकिंग प्रोसेस हमारी चल रही है माइंड के अंदर, उसे हम देख तो नहीं सकते अपनी आंखों से, अंदर जो चल रही है कैसे रेगुलेट हो रहे हैं, कैसे कंट्रोल हो रहे हैं, उनको हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते। तो जो अनऑब्जर्वेबल बिहेवियर है उनको जो है ये क्या करती है, फोकस करती है उनके ऊपर। द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग लाइज इन गास्टाल्ट साइकोलॉजी। कौन कौन सी साइकोलॉजी है इनकी? गास्टाल्ट साइकोलॉजी, कर्ट लेविन साइकोलॉजी, है ना, थ्योरी ऑफ कर्ट लेविन। तो ये दोनों इसमें है। कॉग्निटिव थ्योरीज बिलीव्स न्यू रिलेशनशिप, क्या क्या करते हैं, न्यू रिलेशनशिप अमंग कॉन्सेप्ट्स। मान लीजिए दो कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बीच में क्या संबंध है। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गया इसमें। अब इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो यहाँ कॉग्निटिव में आया है और जो मैंने पहले आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ाया है, उसमें क्या, उन दोनों कॉन्सेप्ट में क्या रिलेशनशिप है, यहाँ के संदर्भ में, वहां के संदर्भ में, दोनों में क्या रिलेशनशिप है। इस तरह से कॉन्सेप्ट में रिलेशनशिप कैसा है दोनों कॉन्सेप्ट के बीच में। लर्निंग इज द अरेंजमेंट ऑफ व्हाट वी ऑलरेडी नो एंड अंडरस्टैंड। लर्निंग क्या है, जो हम पहले से जानते हैं उसको अरेंज करना, और जो हम जानने वाले हैं उसको जो है इकट्ठा करना। नोज एंड अंडरस्टैंड, अरेंजमेंट ऑफ व्हाट वी ऑलरेडी नोन एंड अंडरस्टैंड, जो हम पहले से जानते हैं उसको अरेंज करना क्या कहलाती है, लर्निंग कहलाती है। इनके हिसाब से द फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव theories. The cognitive psychologists believe that knowledge is organized in our mind into groups and sections. इनका ये दूसरा नया पॉइंट और नोट कर लीजिए कि ये कॉग्निटिव मानते हैं कि हमारी जो लर्निंग होती है वो ग्रुप्स में होती है, और ग्रुप्स के बारे में आपने पहले पढ़ा भी होगा। मैंने जो थ्योरीज आपको पढ़ाई है उनमें से एक जो है ग्रुप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। और या आपको याद करके मुझे बताना है कि कौन है जो ग्रुप्स कहते हैं कि ग्रुप ही जो है लर्निंग का एक मतलब एक आधार है, जो कहते हैं कि ग्रुप्स में पढ़ना, ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप में पढ़ना ये आधार है। ये आप मुझे बताएंगे कमेंट, उसमें कमेंट करके मुझे बताएंगे कि मैंने कौन सा बताया था आपको जो ग्रुप्स में पढ़ाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो घुमा फिरा के इस तरह से आपके पास आते हैं एग्जाम्स में कि ग्रुप्स में ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन में कौन पढ़ाते हैं, मतलब किस थ्योरी में ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं घुमा के, तो ये आपको फिर याद नहीं रहते। तो आप पीछे वाले मेरी जो वीडियोस में देखेंगे कि मैंने ऑर्गेनाइज और जो है ग्रुप्स में कैसे होती है, मतलब लर्निंग कैसे होती है, वो मैंने किस में बताई थी, गास्टाल्ट साइकोलॉजी में बताई थी या कौन सी साइकोलॉजी में बताई, ये आप देखेंगे, ठीक है। और जो है 10 वी कैन लर्न द साइज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कीमा चेन। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारी स्कीमा है, स्कीमा जो हमारी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, स्कीमा का मतलब जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो किस तरीके से काम करती है ना। साइज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कीमा चेंज, जो हमारी जो स्कीमा है एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो किस तरह से चेंज होती है ना। द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी एंड द वर्क ऑफ कॉग्निटिविज्म लाइक पियाजे, ब्रूनर एंड आसवेल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉग्निटिविस्टिक स्कूल। तो एट द वर्क ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी, जो मैंने लिखा है यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी, ये किसके बीच में आती है, द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी एंड द वर्क ऑफ कॉग्निटिविज्म लाइक पियाजे, ब्रूनर एंड आसवेल कम अंडर द कॉग्निटिव कैटेगरी ऑफ कॉग्निटिविस्ट स्कूल। ये तीनों आते हैं हमारे जेरोम ब्रूनर, आसवेल और पियाजे, तीनों कॉग्निटिविस्टिक थ्योरी के अंडर में आते हैं, है ना। यानी कि इन्होंने ही तीनों ने कॉग्निटिविस्टिक थ्योरी के ऊपर काम किया है, कॉग्निटिविस्टिक स्कूल से संबंधित है। अब आ जाते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी कैसे। तीन चीजें आप इसमें याद कर लीजिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी में तीन चीजें याद, इसमें जो है इस तीन चीजें याद कर लीजिए आप। कैसे याद करेंगे आप, जैसे कि इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, जैसे कि आप इसमें रिसीव, रिटेन, रिट्राइव, है ना, रिसीव, रिटेन, रिट्राइव, रिटेन, इंटीग्रेट, रिट्राइव, REV रिट्राइव, हाँ, रिसीव, रिटेन, रिट्राइव, और जो है इंटीग्रेट, हाँ एक शब्द हो रहा है इंटीग्रेट, इंटीग्रेट ये शब्द हो रहे हैं। ये चारों चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें चार चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहले सबसे पहले तो रिसीव करेंगे कोई भी इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी का मतलब क्या है कि जो इंफॉर्मेशन हमने ली है वो प्रोसेस कैसे करती है। जो भी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं या लर्निंग हम करते हैं, इंफॉर्मेशन लर्निंग जो हम कर रहे हैं वो किस तरह से कार्य करती है। सबसे पहले हम रिसीव करेंगे किसी इंफॉर्मेशन को, फिर उसको क्या करेंगे, रिटेन करेंगे, धारण करेंगे 10 मिनट 20 मिनट,
फिर उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे, उसे इकट्ठा करेंगे, है ना, कलेक्शन भी तो करना होता है उसका। फिर रिट्राइव, इसको हम जहां हमें जरूरत पड़ी उसको हम यूज करेंगे, रिट्राइव करेंगे, एंड मतलब उसको रिट्राइव करेंगे, उसको वहां पर कहेंगे, मतलब जो हमारे पास नॉलेज है उसको यूज करेंगे। यूज इन्फॉर्मेशन ही मतलब इसका यही मतलब होता है कि रिट्राइव को प्रकट करना, रिट्राइव का मतलब उसको प्रकट करेंगे, एंड इस तरीके से यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन हम करेंगे। तो इसमें चार चीजें हैं प्रोसेसिंग। इसमें कंप्यूटर लैंग्वेज मैंने लिखा है यहाँ पर, कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है इसको इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी कहा जाता है। ग्राफिक मॉडल्स, ग्राफिक जो ग्राफ में बनाए मॉडल्स होते हैं उनको इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको तो मालूम ही होगा। कॉन्सेप्ट मैप्स जो बनाते हैं, कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट का मैप बनाते हैं हम, जो है ना कॉन्सेप्ट मैप्स बनाते हैं, वो फ्लो चार्ट, जो फ्लो चार्ट बनाते हैं किसी को, कोई भी हमने हमारा टॉपिक है उसमें फ्लो चार्ट बनाते हैं, वो डिजाइन, स्क्रिप्ट, जियोग्राफिक चार्ट, ये सब जितने चार्ट वगैरह बनाते हैं इन्फॉर्मेशन, ये होते ही हम इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जो हम लर्निंग कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए चार्ट वगैरह बनाते हैं हम। उनसे हमें एकदम से समझ में आता है, इससे चार्ट है, किस चीज का चार्ट है, हम उसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं उस कॉन्सेप्ट को। तो ये हो गई हमारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। अब नेक्स्ट है हमारा, अब इसमें दो तीन चीजें हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग व्यूज, इन तीन फेजेस में इसका जो है क्या होती है, तीन फेजेस में होती है ये, इसको तीन वर्णन करते हैं हम। अटेंडिंग टू न्यू, सबसे पहले तो हम न्यू इन्फॉर्मेशन को अटेंड करते हैं, यानी कि रिसीव करते हैं। फिर एक्वायरिंग एंड रिटर्निंग, फिर इसका जो मैंने चारों वर्ड अभी बताए थे, चारों ये वर्ड है इसमें। फिर रिट्राइविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी एंड अप्लाई इट टू ए न्यू सिचुएशन, अभी मैंने बताया था आपको, वही चीजें हैं सारी। अटेंडिंग द इन्फॉर्मेशन, फिर उसको रिटेन, और फिर उसको अप्लाई करते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो ये होगा इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, ठीक है। अब जो है ये हो गई थ्योरी। अब आते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल क्या है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल क्या है, अब ये है, इनमें तीन भाग के हैं, सेंसरी रजिस्टर, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। सबसे पहले तो हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को हम जब गैदर करते हैं तो उनके लिए हमारे पास क्या होता है, क्या चीजें होती है जिनसे हम इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, या तो देख कर करते हैं, या सुनकर करते हैं, या टच करके करते हैं। इस तरह सेंसरी का हम यूज करते हैं उसमें, है ना। जैसे मान लीजिए आप चुपचाप बैठे हुए हैं और कोई एक्टिविटी हो रही है, तो आप कहीं ना कहीं उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपकी जो सेंसरी वो कार्य कर रही है। तो सेंसरी रजिस्टर तो ये कार्य करता है। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं कि व्हेन यू सिट क्वाइटली और एटलीस्ट 2 or 3 minutes एट ए प्लेस एंड स्टे अटेंटिव, यू कैन हियर, फील, स्मेल इटीसी। आप कहीं बैठे हुए, मान लिया आप बगीचे में बैठे हुए हैं, तो वहां पर जो फ्लावर्स हैं उनकी स्मेल तो आपको आएगी, तो आपकी एक सेंस तो काम कर रही है, सूंघने वाली सेंस है। तो इस तरीके से जो है आप उसका जो है वो करते हैं। और फिर आपका यू विल ऑब्जर्व हाउ मच इज गोइंग ऑन, हाउ मेनी डिफरेंट साउंड्स यू कैन हियर, एंड द रेंज ऑफ फीलिंग्स, टेस्ट यू एक्सपीरियंस, है ना। कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कॉल दिस सेंसरी डाटा, इसको बोला जाता है सेंसरी डाटा, यानी कि जो हम सेंसर, जो हमारे जिस इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए हमारी जो सेंसेस काम करती हैं उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन डाटा। जो मतलब हियर, स्मेल, टच, ये सब चीजें जो गैदर करती हैं तो बोलते हैं सेंसरी डाटा। तो ये हो गया हमारा सेंसरी रजिस्टर, हमारे सेंसेस में रजिस्टर हो गई वो इन्फॉर्मेशन। फिर है द शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब जो सेंसरी रजिस्टर है इसका क्या काम है, जब सेंसरी ये है तो टर्म जो होती है ना, जो ये जो सेंसरी मोटर से हम, सेंसरी से जो हमने इंफॉर्मेशन ली है उसको जो है, सेंसरी मोटर से जो हमने इंफॉर्मेशन ली है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रजिस्टर हो जाती है। वो किस में हो जाती है, शॉर्ट टर्म। ये सेंसरी मोटर, ये जो सेंसरी मोटर होती है ये शॉर्ट टर्म में हो जाती है और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में हो जाती है। ये सेंसरी मोटर वाली जो है किस में हो जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब 2 मिनट 4 मिनट, तो उसको हम ठहरा के रखेंगे माइंड में। और फिर जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसे मान लिया लर्नड कॉन्सेप्ट होगी, इन्फॉर्मेशन कैन बी रिटेन हियर 20 seconds मोर, है ना। फिर उसके रिपीटली रिव्यू करते हैं उसको। शॉर्ट टर्म मेमोरी कैन होल्ड अप 7 प्लस और -2 आइटम्स, है ना। 7 ज्यादा 7 और 2 आइटम्स को ये क्या कर सकती है, होल्ड अप कर सकती है ना। लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड स्टोरेज क्या आ गया, द लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में से आएगी, और वो फिर बहुत समय तक। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से हमने इंफॉर्मेशन ली वो अब लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कि काफी समय तक हमारे माइंड में वो रहेगी। वो कैसे रहेगी, जैसे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी हैज अनलिमिटेड कैपेसिटी। अनलिमिटेड कैपेसिटी है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, कि बहुत साल पहले, 2 साल पहले मैंने जो पढ़ा था वो आज तक भी मुझे याद है। ये हो गई लॉन्ग टर्म मेमोरी, है ना। बाय रिगोरेशन मेमोराइजेशन, मतलब सख्त मेमोराइजेशन, जैसे कि मुझे 2-3 साल पहले मैंने कोई
टाइटल वो पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था, वो आज भी मुझे याद है। तो ये हो गई हमारी रिजोरियस मेमोराइजेशन, है ना। Deeper level of processing such as generation association between old and new information are a better technique for the successful retention of information। अगर हम पुरानी और नई इंफॉर्मेशन को जो है कलेक्ट कर लेते हैं, है ना, और जो है मैं एसोसिएशन कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने पहले कोई टॉपिक पढ़ा था बीएड में, लेकिन वही टॉपिक आज मैं पढ़ रही हूँ एमफिल में, और उनके बीच में मैंने जो है कनेक्शन कर लिया, मतलब एक जैसे ये टॉपिक है उनके बीच में मैंने कनेक्शन कर लिया, एसोसिएशन कर लिया, तो वो बहुत टाइम तक मेरे दिमाग में रह जाते हैं। तो ये हो गई आपकी जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी और जो है सेंसरी रजिस्टर। ये मैंने आपको बता दिया कॉग्निटिविज्म के बीच में किस तरीके से जो है कॉग्निटिविज्म कार्य करता है ना। ये सारे जो एस्पेक्ट्स मैंने बताए हैं सारे इसमें काम करते हैं। जब हम कॉग्निटिव को पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए, सारी सारी अनऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ऑर्गेनाइज स्टोर, यूज इंफॉर्मेशन, रिसीव, कंप्यूट, ये इंफॉर्मेशन जो है प्रोसेस थ्योरी में ये सारी चीजें आती हैं हमारी, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अब इनको कर देती हूँ रब में। अब करते हैं नेक्स्ट थ्योरी, जो कॉग्निटिविस्ट ही थ्योरी है, अब वो करते हैं। अब वो करते हैं हम, अब वो है टोलमैन साइन लर्निंग थ्योरी, साइन गास्टाल्ट लर्निंग थ्योरी। दो हैं, टोलमैन साइन, साइन टोलमैन साइन लर्निंग थ्योरी, लर्निंग थ्योरी, और जो है गास्टाल्ट। गास्टाल्ट का नाम बहुत अच्छे से आपने सुना ही होगा, साइन गास्टाल्ट लर्निंग थ्योरी। ये है आपका टॉपिक, और इससे जो संबंधित टॉपिक है क्वेश्चन इसी तरह से आ जाते हैं स्टूडेंट्स। लैटेंट लर्निंग थ्योरी, इसका जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है लेटेंट लर्निंग थ्योरी। क्या है लेटेंट लर्निंग थ्योरी? लेटेंट का मतलब होता है अव्यक्त, समय आने पर प्रकट, समय आने पर प्रकट, ठीक है, अव्यक्त। तो शुरू करते हैं टोलमैन साइन लर्निंग थ्योरी। तो टोलमैन, ए प्रोपोनेंट ऑफ पर्पसिव बिहेवियरिज्म, कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियरिज्म एंड गास्टाल्ट साइकोलॉजी, डेवलप द साइन गास्टाल्ट लर्निंग थ्योरी। आप इस बिहेवियर में आते हैं ये, है ना। दिस थ्योरी proposes that an individual learned by following signs that lead to specific goal. Tolman stated that learning is always purposeful and centered around a primary goal. कहते हैं कि पर्पसिव होती है लर्निंग। क्या होती है लर्निंग? ये क्या कहते हैं टोलमैन क्या कहते हैं? लर्निंग जो है पर्पसिव होती है और गोल ओरिएंटेड होती है। गोल ओरिएंटेड, ये मेन कीवर्ड है जो आपको याद रखने होते हैं जब आप इसको याद करेंगे। द कंसेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग, जो मैंने यहां लिख दिया, द concept of latent learning is also given by Tolman. It is a type of learning which is not visible in the learner behavior. ये जो latent learning है, ये जो लर्नर है उसके बिहेवियर में दिखाई नहीं देती, है ना। Which is not visible in the learner behavior at the time of learning. जब लर्निंग कर रहा है तब उसके उस टाइम पे उसको जो है वो दिखाई नहीं देती। जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जब हम कहीं मान ली बस में हम कहीं सड़क पर जा रहे हैं, है ना, और सड़क पर जा रहे हैं तो जब जाते हुए हमें हॉस्पिटल भी दिखाई देता है और हमें कॉलेज भी दिखाई देता है। थोड़ी और आगे जाए कॉलेज दिखाई दिया, थोड़े और आगे रेस्टोरेंट दिखाई दिया, थोड़े और आगे गए कुछ और दिखाई दिया, है ना। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी चीजें हो गई जो हमने जाते हुए देख ली, लेकिन उस वक्त तो हमें क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, हमने नॉलेज तो ले ली, हमें पता है कि ये जो इस वक्त विश्वकर्मा चौक पे है, ये जो है क्या नाम है सिटी चौक पे ये चीज है, ये इस तरह से हमें मालूम हो गया कि ये चीज ये जो है जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर एस्टेब्लिश है, और वे हमने देख ली और हमको मालूम हो गया। लेकिन अब हमें उनकी जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम जा रहे हैं अपने काम से। लेकिन कभी हमें विवाह हुए, हमें आवश्यकता पड़ी कि भाई आनंद हॉस्पिटल कहाँ है, तो विश्वकर्मा चौक पे है, तो हमने एकदम जो उस चीज को
लेटेंट लर्निंग एकदम हमने उसको याद किया कि वो आनंद हॉस्पिटल यहाँ विश्वकर्मा चौक पे है तो वहां हम जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम उस लेटेंट लर्निंग को हम यूज करते हैं अपनी किसी भी प्रोसेस में, ठीक है। बट इट शोज अप मैनिफेस्ट लेटर व्हेन ए सुटेबल सिचुएशन इज एनकाउंटर्ड एंड मोटिवेशन इज प्रोवाइडेड। तब हमें जो है उस लेटेंट लर्निंग का यूज करना होता है। Edward Tolman believed that human engage in latent type of learning every day as we drive, walk, encounter, जो मैंने बहुत ही साधारण से आपको एग्जांपल में बता दिया है। The same monotonous routine daily and learn the location of various buildings and objects only when we need to find a particular show of building, road and store does not learning show up, ठीक है। लेकिन Tolman conducted experiment with rats and maize to study the role of reinforcements on learning. These experiments eventually led to the development of the theory of latent learning. अब latent learning का मतलब बता ही दिया आपको, hidden knowledge, torment है ना। torment का मतलब जो प्रक्षुप्त अवस्था में रहती है, not operant जो सक्रिय नहीं होती है। ये इसके 3-4 नाम है latent learning के, dominant, apparent, not apparent। इनको अभी ये latent को ये भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो जो है वो में जो वो जो है उसका जो बनाया गया है जिसमें चूहों को जिस उसमें बॉक्स मतलब बॉक्स टाइप तो वो जो मेज बनाया गया था, वो जो लाइनें बनाई गई थी, वो आप उसमें देख लेना, अपनी बुक में देख लेना जो। लेकिन एक्सपेरिमेंट के बारे में बता देती हूँ क्या एक्सपेरिमेंट किया था। इन एन एक्सपेरिमेंट बाय टोलमैन एंड होंजिक, दो थे इस एक्सपेरिमेंट में, दो व्यक्ति थे, आप उनका नाम याद रखना, होंजिक एंड ऑन, होंजिक एंड टोलमैन, ये दोनों थे। ये नाम आ सकता है आपके क्वेश्चन में कि टोलमैन के अलावा और कौन थे जिन्होंने लेटेंट लर्निंग के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था, उसका दूसरा नाम क्या है। ऐसे आ सकता है, मान लीजिए ऑप्शंस में आ सकते हैं, फिर मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, किसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ये नाम भी पूछा जा सकता है आपसे। तो इन एन एक्सपेरिमेंट बाय टोलमैन एंड होंजिक 1930 में hungry rats are trained to run in a maze, है ना। they categorize 3 groups of rats, तीन ग्रुप में कैटेगराइज किया इन रैट्स को, चूहों को, रिवार्ड ग्रुप, नॉन रिवार्ड ग्रुप, और तीसरा रिवार्ड और नॉन रिवार्ड दोनों। एक में तो नॉन रिवार्ड, एक में रिवार्ड, और एक में नॉन रिवार्ड एंड रिवार्ड, 2-3 तरह की उन्होंने कैटेगरी बनाई। अब क्या करा उन्होंने, फॉर दिस फर्स्ट ग्रुप दे प्लेस्ड हंग्री रैट्स इन ए कॉम्प्लिकेटेड मेज विद फूड एट द एंड। कॉम्प्लिकेटेड मेज ऐसा बना दिया, मतलब ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ इस तरह से बना दिया, मेज बना दिया कि जो है जैसे कहते हैं ना कि जैसे एक तो पिंजरा होता है, एक मेज होता है जिसमें जो लाइनें लगी रहती है, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें, मतलब मेज का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, इस तरह का पिंजरा बना दिया टेढ़ा मेढ़ा सा, जिसमें उन्होंने उसको रख दिया हंग्री रैट को। और जो एट द एंड ऑफ मेज, इन्होंने मेज मतलब उस जो टेढ़ा आड़ा तिरछा वो था पिंजरा था, उसके बाहर जो है उन्होंने फूड रख दिया। तो क्या हुआ, वाइल द सेकंड ग्रुप है ना, मेज विद फूड एट द एंड है ना, दे प्लेस्ड हंग्री रैट्स इन ए कॉम्प्लिकेटेड मेज विद फूड एट द एंड, विद द सेकंड ग्रुप नेवर रिसीव्ड एनी फूड आफ्टर कमिंग आउट द मेज। और जो दूसरा ग्रुप था वो सक्सेसफुली बाहर आ गया, लेकिन उन्हें खाना नहीं मिला, ठीक है। और तीसरे ग्रुप के साथ क्या किया, रैट ऑफ द थर्ड ग्रुप रिसीव्ड नो फूड फॉर द फर्स्ट टाइम 10 सेशंस, बट for the first 10 session, but for their 11th session they received food at reinforcement as reinforcement। उन्होंने जो थर्ड ग्रुप था 10 चक्कर उन्होंने लगा दिए लेकिन उन्हें फूड नहीं मिला, लेकिन जब 11th वाला चक्कर लगाया उन्होंने तब उन्हें फूड मिल गया। यानी कि कौन सा रहा बिना फूड के, सेकंड वाला फूड। अब देखो कि रिजल्ट क्या होता है, इनके लर्निंग का रिजल्ट क्या होता है। अब इस तरह तीनों के साथ किया, अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या होता है। रिजल्ट होता है द rats of first group took lesser time for every next trial to reach their goal। और जो सबसे पहला ग्रुप था, क्योंकि उन्हें तो एकदम खाना मिल जाता था, तो उन्होंने बहुत कम समय लिया अपने गोल को, यानी कि उसके लास्ट तक आने के लिए, उस मेज में जो टेढ़ा मेढ़ा पिंजरा था उसमें बाहर तक आने के लिए उन्होंने बहुत कम समय लिया, क्योंकि उन्हें एकदम मिल जाता था रिइंफोर्समेंट, खाना मिल जाता था। और जो है सेकंड ग्रुप शोड हार्डली एनी इंप्रूवमेंट इन लर्निंग टाइमिंग एंड एरर। और जो सेकंड वाला जिनको बिल्कुल मिलता ही ना, तो उन्हें कोई भी इंप्रूवमेंट अपनी जो लर्निंग में और टाइमिंग में जो गलती करते थे वे घूमने फिरने में, बिल्कुल भी उन्होंने कमी नहीं की, वो करते ही चले गए।
Interestingly, rats of the third group firstly showed very slight improvement in error making, but once they become aware of the presence of food by its smell, their performance improved exponentially, and in fact, it was at par with performance of rat of the first group. लेकिन थर्ड ग्रुप वालों को क्योंकि बहुत मशक्कत के बाद में खाना मिलेगा, तो उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसमें भी पार इंप्रूवमेंट, यानी कि पार विद द परफॉर्मेंस ऑफ रैट्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, पहले ग्रुप से तो ये भी ज्यादा अच्छी तरीके से जो है अपना काम कर रहे थे. द चेंज इन बिहेवियर वाज एट्रीब्यूटेड टू लेटेंट लर्निंग फॉर or the learning that does take place but does not show up until an appropriate situation arises. The change in behavior was attributed to latent learning or the learning that does take place but does not show up until an, तब तक नहीं होता था जब, मतलब ये सारे बिहेवियर तो कर रहे थे, चेंज तो हो रहा था बिहेवियर में, लेकिन जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर में जो चेंज था वो जो है वो क्या आता था, वो जो है सिचुएशन के आने पर ही होता था, है ना. तो इन्होंने जो है इस तरह से दिखाया. This change in behavior was attributed to latent learning. जो चेंज ऑफ बिहेवियर था वो एट्रीब्यूट था to latent learning का, और the learning that does take place but does not show up until an appropriate situation arises. जब तक भी मतलब जो तब तक वो पूरी नहीं होती थी लेटेंट लर्निंग, जब तक की जो अप्रोप्रिएट सिचुएशन थी, जब तक कि वो आ नहीं जाती थी तब तक वो नहीं करते थे. ठीक है, तो इस तरीके से जो है लेटेंट लर्निंग के बारे में उन्होंने एक जो है ये थ्योरी दी और एक एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने जब पहले तो वे घूमते रहे लेकिन जब तक उन्हें वो जरूरत नहीं पड़ी उस चीज की, तब तक वे जो है उस जो उन्होंने घूम रहे थे ना, तो घूमते घूमते वो जो है व्यस्त हो गए, तो जब तक वो अप्रकट ही रही उनकी जो उन्होंने नॉलेज ली थी ना जल्दी जल्दी आने की, अप्रकट ही रही जब तक कि उन्हें ऐसी सिचुएशन दिखाई नहीं दी जहां में प्रकट कर सकते थे अपनी जो है, जब खाना उन्हें दिखाई दिया ना तभी वो प्रकट कर सकते थे, जैसे खाना की जो सिचुएशन थी तभी वो प्रकट करते थे, वैसे वो प्रकट नहीं करते थे. ये इनका कहने का मतलब है. कॉन्सेप्ट ऑफ टोलमैन. अब कॉन्सेप्ट है कुछ टोलमैन की. कॉन्सेप्ट ऑफ टोलमैन की कौन सी है? एक तो है कैथेक्सिस. कैथेक्सिस क्या होता है? भावनात्मक. कैथेसिक्स का मतलब होता है भावनात्मक ऊर्जा का निवेश. दूसरी है इक्विवेलेंस बिलीव्स. एक इक्विवेलेंस समान विश्वास. फील्ड एक्सपेक्टेशन. फिर है फील्ड कॉग्निशन मोड्स, यानी कि सारे फील्ड के ही चल रहे हैं क्योंकि फील्ड कट लेवल की फील्ड थ्योरी थी ना, तो ये सारे कॉग्निटिविज्म में फील्ड का भी एक अंश आता ही आता है. अगर आपको फील्ड इक्विवेलेंस शब्द दिखाई दे या फील्ड एक्सपेक्टेशन दिखाई दे तो आप जो है आराम से क्वेश्चन समझ जाएंगे कि कॉग्निटिविज्म से रिलेटेड है. ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन मोटर पैटर्न्स. अब हम देखते हैं कि इनमें है क्या. ये कॉन्सेप्ट्स हैं किसकी? टोलमैन की. इनमें देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है. पहले तो हम ही देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टोलमैन की कौन सी है. सबसे पहली है अप्रोच लर्निंग. अप्रोच लर्निंग. ठीक है. दूसरी कौन सी है हमारी? एस्केप लर्निंग. एस्केप लर्निंग. फिर कौन सी है हमारी? अवॉइडेंस लर्निंग. फिर चौथी कौन सी है हमारी? फिर है चॉइस पॉइंट लर्निंग. चॉइस याद रखना है, चॉइस पॉइंट लर्निंग. फिर है हमारी पांचवी है हमारी लेटेंट लर्निंग. ठीक है, जो मैंने आपको कराई है लेटेंट लर्निंग. हमने आप कराई है आपको लेटेंट लर्निंग का ही एक्सपेरिमेंट कराया है. लेटेंट लर्निंग के ये हमारे कोर्स में है, यही हमने आपको करा दिया है. तो अप्रोच लर्निंग का मतलब जब हमारे किसी कुछ सीखने की अप्रोच, हमारी अप्रोच कैसी है, किसी चीज को सीखने की अप्रोच कैसी है, इसको बोलते हैं अप्रोच लर्निंग. और अवॉइडेंसिंग लर्निंग ये होती है अवॉइड ए स्ट्रेसफुल अनप्लीजेंट. हमें जो लर्निंग कर रहे हैं उसमें हम ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करते हैं जो स्ट्रेसफुल होती है. और जो है एस्केप लर्निंग में क्या करते हैं, जो हमारी अनप्लीजेंट जो सिचुएशन होती है, अनप्लीजेंट जो स्टिमुलस होता है, हम उसको ही क्या कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं. स्टिमुलस को, उस स्टिमुलस को ही टर्मिनेट कर देते हो जो अनप्लीजेंट स्टिमुलस होता है हमारा. तो अनप्लीजेंट स्टिमुलस इसको कहते हैं एस्केप लर्निंग. तो इनमें ये डिफरेंस है दोनों में. फिर अवॉइडेंस
तो बता दे एस्केप, बता दे चॉइस पॉइंट की हम पॉइंट किसी चॉइस पॉइंट को मतलब किसी हम चॉइस को जो हमारी चॉइस होती है उसके आधार पर कोई पॉइंट होता है उसकी हम लर्निंग करते हैं। लेटेंट लर्निंग के बारे में आपको बताया गया है, अप्रोच लर्निंग के बारे में भी आपको हल्का हल्का सा इनके बीच में वो था। अब जो है एक चीज और है इसमें, मोलर और मोलिकुलर अप्रोच। क्वेश्चन बाय चांस आ जाए मोलर एंड, एक तो हो गया मोलर और दूसरा हो गया मोलिक्यूलर, दो शब्द है मोलर, दो शब्द हैं, ये तो मैंने आपको करा दिया। तो अब देते हैं आपको मोलर एंड मोलिक्यूलर, मोलर एंड मोलिक्यूलर। अब इनमें डिफरेंस है दोनों में, मोलर में और मोलिक्यूलर में क्या डिफरेंस है? पर्पसिव बिहेवियरिज्म और मोलर या मोलिकुलर। अब ये तो हो गया एक, अब एक हो गया आपका बिहेवियरिज्म। ये हो गया और ये हो गया, इनमें आप डिफरेंस देखते हैं कि क्या है दोनों। इट इज ए गोल डायरेक्टेड, पर्पसिव बिहेवियरिज्म का मतलब तो यह है कि इट इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, इट इंप्लाइज रिकॉग्नाइज द स्टिमुलाइज अंडरस्टैंडिंग एंड रीचिंग टुवर्ड्स द गोल। पर्पसिव है तो इसका मतलब गोल ओरिएंटेड है, ये आप समझ लीजिए। मोलर और मोलिक्यूलर अप्रोच में क्या करते हैं? टोलमैन इज ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, इट कंसिडर लर्निंग एज ए होल, लर्निंग एज ए होल मोलर में। और मोलर बिहेवियर इज गोल डायरेक्टेड एंड पर्पसिव, गोल डायरेक्टेड भी है और पर्पसिव है। मोलर के बारे में बात चल रही है। इट इज कॉन्ट्रारी टू द मोलिकुलर अप्रोच। अब मोलर में और मोलिकुलर में एक डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है कि बाय बिहेवियरिस्टिक विच स्टडी बिहेवियर बाय डिवाइडिंग इट इन पार्ट्स। मोलिकुलर में इसमें तो एज ए होल, मोलर में एज ए होल हम करेंगे, मोलिकुलर में हम जो कुछ भी हम सीखना चाह रहे हैं उसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये इसमें इसके अंदर एक डिफरेंस है। और क्वेश्चन आ सकता है कि मोलर कौन सा है, मोलिकुलर कौन सा है, इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको एक छोटा सा जो हल्का सा जो इनके अंदर अंतर है ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो अब जो है आ जाते हैं हम 6 अदर टाइप्स ऑफ लर्निंग बाय टोलमैन। जो 6 अदर टाइप्स ऑफ है ना, उनके कुछ और भी इनके टाइप्स हैं लर्निंग के, और वह सब वे शब्द आ सकते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है ना, तो वो भी हम जान लेते हैं तभी हमारी जो है पूरी होगी। ये भी जान लेते हैं। सबसे पहला तो है कैथेक्सिस, ठीक है, कैथेक्सिस। दूसरा है इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस बिलीफ्स, बिलीव्स। फिर है हमारा फील्ड एक्सपेक्टेशन, फील्ड एक्सपेक्टेशन। फिर है हमारा फील्ड कॉग्निशन मोड्स, फील्ड कॉग्निशन मोड। फिर है हमारा ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन। फिर है हमारा मोटर पैटर्न, मोटर पैटर्न, मोटर पैटर्न। तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6, है ना, ये हो गए हमारे टाइप्स, ठीक है। क्या हो गए हमारे 6 अदर टाइप्स, ये हो गए हमारे 6 अदर टाइप्स, ये हो गया। अब कैथेक्सिस क्या है? इट इज, कैथेक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं, भावनात्मक ऊर्जा का निवेश। इसे क्या कहते हैं? भावना, हिंदी में इसका जो अर्थ है वो है भावनात्मक ऊर्जा का निवेश, कैथेक्सिस जिसको बोलते हैं। इट इज लर्नर टेंडेंसी टू एसोसिएट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स विद सर्टेन ड्राइव्स। एग्जांपल देखते हैं, जैसे वैगन्स होते हैं टेंड टू सेटिस्फाई देयर हंगर विद वेजिटेरियन मील्स, ठीक है। तो ये क्या कहा जाएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव कैथेक्सिस कहा जाएगा इसको। और नॉट नॉन वेजिटेरियन मील, नॉट वेजिटेरियन, यानी कि जो खाते हैं, क्या नाम खाते हैं, उनको बोलते हैं निगेटिव कैथेक्सिस, इनको बोलेंगे निगेटिव कैथेक्सिस। तो इस तरह से कैथेक्सिस के दो पार्ट हो गए इनके। फिर इक्विवेलेंस बिलीव्स, इट इज फीलिंग दैट सब गोल्स हैज द सेम इंपॉर्टेंस एज द, इनका इक्विवेलेंस बिलीफ का मतलब यह है
कि जैसा मेन गोल हमारा मेन उद्देश्य है, तो उसको पूरा करने के लिए जो सब गोल्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे कोई यूनिट पूरी करनी है तो उसे यूनिट पूरी करने के लिए हमें सब यूनिट्स को तो पढ़ना होता है, सब यूनिट्स पूरी पढ़ेंगे तभी तो हमारी पूरी यूनिट होगी। तो इस तरीके से इक्विवेलेंस बिलीव्स है का। फिर है फील्ड कॉग्निशन मोड्स, इट इज ए वे ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम सिचुएशन थ्रू अरेंजिंग द पीसफुल परसेप्चुअल फील्ड विद सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन। फील्ड कॉग्निशन मोड्स का मतलब क्या है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन है वो हम क्या कैसे करेंगे, थ्रू हम कैसे करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन को हम कैसे करेंगे, अप्रोचिंग करेंगे, ऐसे करेंगे कि अरेंज द परसेप्चुअल फील्ड विद सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन। अरेंजिंग द परसेप्चुअल फील्ड, हम जो हमने सोचा, जो हमने प्रशिक्षण किया है उसको अरेंज करेंगे, उन चीजों को अरेंज करेंगे विद सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन, उनको मतलब इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, ठीक है, रीअरेंजमेंट करेंगे परसेप्चुअल फील्ड को, और जो है अच्छी तरह से अरेंजमेंट करेंगे उनका। तो ये होगा फील्ड कॉग्निशन मोड्स। ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन, लर्निंग टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ड्राइव इन अकॉर्डेंस विद ड्राइव आउटकम्स, जैसे द लर्निंग टू सेटिस्फाई हंगर विद फूड एंड थर्स्ट विद वाटर इन एनिमल्स, यानी कि लर्निंग टू सेटिस्फाई हंगर विद फूड है ना, एंड थर्स्ट विद वाटर इन एनिमल्स। तो ये हो गया ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन। एनिमल्स में कैसे होंगे, मनुष्य में कैसे होंगे, ये ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। जैसे मैं थर्स्ट कैसे एनिमल्स में कैसे काम करेगी, मनुष्य में कैसे काम करेगी, या भूख जो है, भूख कैसे ड्राइव जो है कैसे काम करेगी, उसको मिटाने के लिए उन्हें क्या करना होगा, खाना चाहिएगा, उसको पानी की ड्राइव होगी तो उसको पीने के लिए, प्यास की ड्राइव होगी तो उनको पानी चाहिएगा उनको, इस तरह से ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन। मोटर पैटर्न, इट रिलेट्स टू द डेवलपमेंट और सर्टेन मोटर एक्टिविटीज, मोटर स्किल ड्यूरिंग द लर्निंग। टोरमैन रिलेटेड दिस थ्योरी विद गुथरीज एसआर, स्टिमुलस रेस्पॉन्स कनेक्शन जो गुथरी का दिया था उससे मोटर पैटर्न, जो स्टिमुलस रेस्पॉन्स है, जो वो मोटर पैटर्न था उससे जो है रिलेटेड है ये इसकी गोल में, इसकी टोलमैन की, फॉर्म्ड बाय टेम्पोरल कॉन्टिग्यूटी। तो जो स्टिमुलस रेस्पॉन्स जो गुथरी में हमने पढ़ा था उसको आप ध्यान से देखेगा, उससे ही रिलेटेड इन दोनों का जो एक जैसा ही तरीका है मोटर पैटर्न का, ठीक है। तो जो है ये हो गया आपका। अब देखते हैं, एक मैं लास्ट में कराऊंगी आपको कॉग्निटिव प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट मैप्स, ये मैं लास्ट में कराऊंगी आपको, जब सारी जो है कॉग्निटिव थ्योरी हो जाएंगी तब मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। फिर आती है हमारी जेरोम ब्रूनर, जेरोम सेम्यूअल ब्रूनर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गई हमारी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, कॉग्निटिव स्किल चल रही है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं हम जेरोम सिमोन ठीक है, ब्रूनम के नाम, ब्रूनम के नाम से अधिकतर हम इनको जानते हैं। तो इनके बारे में, इनके तीन चीजें इनके बारे में महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरा आइकॉनिक, तीसरा सिंबॉलिक, ये जो है तीन जो है इसमें स्टेजेस, जो तीन स्टेजेस हैं वो इसमें महत्वपूर्ण है। तो जो जेरोम ब्रूनर थे वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। कौन थे वे? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। वो हैज कंट्रीब्यूटेड टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो उन्होंने किसको कंट्रीब्यूशन किया? कॉग्निटिव साइकोलॉजी है ना, कॉग्निटिव जो साइकोलॉजी है उनको जो है लर्निंग थ्योरी है इन एजुकेशनल साइकोलॉजी में, उसको इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, कॉग्निटिव थ्योरी इन एजुकेशनल साइकोलॉजी एज वेल एज टू हिस्ट्री एंड टू जनरल साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन। दोनों ही मतलब एजुकेशन साइकोलॉजी आप समझ लीजिए कि उसमें इन्होंने फिलोसफी, मतलब इन्होंने जो है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में भी है ना, हिस्ट्री, फिलोसफी, इनमें सब में इन्होंने योगदान दिया।
इन्होंने जो डिफाइन किया अपनी लर्निंग को, वो डिफाइन किया लर्निंग एज द प्रोसेस in which learning receives the instruction and work independently without support of a teacher। इनका क्या मानना है? इन्होंने माना कि जो लर्निंग है वो ऐसी प्रोसेस है ना, इस तरह की प्रोसेस है विच लर्नर रिसीव द इंस्ट्रक्शन, लर्नर इंस्ट्रक्शन रिसीव करता है, वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट सपोर्ट ऑफ ए टीचर। इन्होंने बिल्कुल भी, इन्होंने कहा कि इंस्ट्रक्शन मिलने पर, इंस्ट्रक्शन चाहे वो टीचर दे या ना दे, टीचर की जगह कोई और भी दे सकता है पर्सन, विदाउट टीचर भी लर्निंग हो सकती है, विदाउट टीचर भी लर्निंग हो सकती है। इनका ये मानना है कि लर्निंग एज द प्रोसेस इन विच लर्नर रिसीव द इंस्ट्रक्शन एंड वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट सपोर्ट ऑफ ए टीचर। अब इनके विदाउट टीचर मतलब लर्निंग करेंगे। अब इन्होंने 3 स्टेज बताई। पहली स्टेज तो यह है, अब अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन शुड कंसीडर, सबसे पहले तो क्या नहीं, नेचर ऑफ स्टूडेंट, हमें पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ स्टूडेंट कैसी है, नेचर ऑफ स्टूडेंट कैसी है, ठीक है। फिर नेचर ऑफ नॉलेज कैसी है, ठीक है, 2 चीजें हो गई, नेचर ऑफ नॉलेज कैसी है। फिर प्रोसेस ऑफ गेटिंग नॉलेज, प्रोसेस ऑफ गेटिंग नॉलेज, यानी कि प्रोसेस, नेचर ऑफ नॉलेज, नेचर ऑफ स्टूडेंट, 3 चीजों का ध्यान रखना होता है बस। इन्होंने कहा कि नेचर ऑफ स्टूडेंट, नेचर ऑफ नॉलेज, कैसी नॉलेज हमको देना चाह रहे हैं, किससे संबंधित देना चाह रहे हैं, कितनी देना चाह रहे हैं, नेचर हमें पता होनी चाहिए नॉलेज की, और नेचर पता होनी चाहिए हमें स्टूडेंट्स की, और प्रोसेस पता होनी चाहिए गेटिंग नॉलेज की, जिससे हम, जिस प्रोसेस के द्वारा हम नॉलेज को गेट कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, उस प्रोसेस का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। जेएस ब्रूनर ये कहते हैं। अब जो है इनएक्टिव स्टेज, 3 स्टेज बताई, मैंने लिख दी यहाँ पर, इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज, सिंबॉलिक स्टेज। अब इनएक्टिव स्टेज में क्या है, इन दिस स्टेज लर्नर लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम बाय एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के द्वारा हम जो है इस वर्ल्ड में जो भी कार्य हो रहा है उसकी नॉलेज हम प्राप्त कर सकते हैं। सब बोलते हैं एनएक्टिव, यानी कि एक्टिव रहकर जो हम कार्य करके, यानी लर्निंग बाय डूइंग, जो हम ऑब्जेक्ट के साथ में इंटरेक्ट करके जो हम सीख सकते हैं, वो होती है इनएक्टिव स्टेज। फिर है आइकॉनिक स्टेज, ये है द लर्नर कैन लर्न थ्रू मॉडल्स, डेमोन्स्ट्रेशंस, पिक्चर्स, इनके द्वारा जो हम सीखते हैं, है ना, वो हो गई हमारी आइकॉनिक स्टेज। फिर है सिंबॉलिक स्टेज, जो हम सिंबल के द्वारा एब्स्ट्रैक्टली जो थिंक करते हैं, वो हो गई हमारी जो है, जो मतलब गो बियॉन्ड द कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस टू क्रिएट हाइपोथेसिस एंड टेस्ट देम, मतलब बियॉन्ड द कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, जो हम एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस करेंगे, जिनसे हाइपोथेसिस करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे और उनको टेस्ट करेंगे, वो हो गई हमारी सिंबॉलिक स्टेज। तो जो ब्रूनर स्टेटेड दैट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द लर्नर शुड आल्सो बी सीक्वेंस्ड, लेकिन उन्होंने कहा इंस्ट्रक्शन से तो हो सकता है काम, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन होना चाहिए सीक्वेंस में, सीक्वेंस होना चाहिए इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन ये दे दिया फिर लास्ट का पहले दे दिया, सीक्वेंस होनी चाहिए इंस्ट्रक्शन की, तभी बच्चे की लर्निंग अच्छी हो पाएगी, है ना। इंस्ट्रक्शन सही होने चाहिए, और जो है फॉर लर्निंग टू अकर बेस्ट लर्नर मस्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस इट, देन एक्ट ऑन इट करेक्टली एंड फाइनली सिंबलाइज। सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, बेस्ट लर्नर मस्ट फर्स्ट, पहले सबसे पहले तो एक्सपीरियंस करना चाहिए, किसी भी लर्निंग का एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए पहले तो, फिर उस पर एक्ट करना चाहिए, फिर क्या चाहिए इनको, फिर सिंबलाइज करना चाहिए, सिंबलाइज करना चाहिए। 3 तरीके से हम लर्निंग करेंगे, है ना। अब जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रिमेन्स द अल्टीमेट मोड्स फॉर इट इज क्लियरली द मोस्ट मिस्टीरियस ऑफ 3 ही सेड। उन्होंने कहा कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है हमारी, रिमेन्स द अल्टीमेट मोड, अंतिम मोड यही रहेगा, लास्ट मोड, क्योंकि इट इज क्लियरली द मोस्ट मिस्टीरियस ऑफ द 3 ही सेड। ये जो सिंबॉलिक है ये सबसे मोस्ट मिस्टीरियस है, यानी कि ये इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है किसी भी लर्नर को। मिस्टीरियस है मतलब रहस्यात्मक है सिंबॉलिक स्टेज जो है हमारी, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम, इन दिस स्टेज यू गो बियॉन्ड द कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस टू क्रिएट हाइपोथेसिस एंड टेस्ट देम टू, क्योंकि इसमें जो है लर्नर है गो बियॉन्ड द कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, जो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस है, ठोस हमारा अनुभव तो उससे परे जाकर के वो एब्स्ट्रैक्टली थिंक करता है, तब जाकर के सिंबॉलिक स्टेज को जो है लर्निंग होती है इस पर।
Brunner work suggests that a learner is capable of learning by studying material so long as the instruction is organized appropriately. मैंने बताया कि जितनी सीक्वेंस में या ऑर्गेनाइज्ड होंगे, ऑर्गेनाइज्ड अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होंगे, हमारे जो है इंस्ट्रक्शन उतनी ही अच्छी तरीके से, उतने बेहतर ढंग से एक लर्नर लर्निंग कर पाएगा. और जो है इट इज सिस्टम ऑफ कोडिंग इन विच पीपल फॉर्म हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ रिलेटेड कैटेगरी. और इन्होंने एक और नाम दिया है कोडिंग. कोडिंग, कोडिंग किस चीज का? कॉन्सेप्ट का. कॉन्सेप्ट की हम कोडिंग करके और बहुत बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट क्या क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे उनको, फिर उनकी कोडिंग बनाएंगे. उनकी कोडिंग बना करके और अच्छी तरीके से हम इसको लर्निंग को कर सकते हैं. इट इज a system of coding in which people form a hierarchical arrangement of related categories. जैसा देखा होगा आपने कॉन्सेप्ट शुरू से, जैसे कि उसमें कैटेगरी देखी हो ना आपने, जो है उसकी थी साइकोमोटर डोमेन, ये तो कैटेगरी है ना. तो इस तरीके से तो हम उनको जो अरेंजमेंट करके कैटेगरीज में अरेंजमेंट करके हायरार्किकल नीचे से लेकर ऊपर तक हमको सीख सकते हैं. Every successively higher level of category becomes more specific, reflecting the understanding of knowledge acquisition. Based on this understanding of learning, Brunner proposed the spiral curriculum. अब मैं एक शब्द और दिया. इन सब सीक्वेंस में हो गया, एक्सपीरियंस, ये एक्ट, सिंबॉलिक, ये सब हो गया. कॉन्सेप्ट बना लिया, कॉन्सेप्ट को अरेंज कर लिया, और जो है अरेंज करने के बाद में हमने जो है ये जो है कोडिंग भी कर दी. अब उसके बाद में हमें क्या करना है, स्पाइरल करिकुलम. ये क्या करते हैं, स्पाइरल करिकुलम का भी उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया. स्पाइरल करिकुलम हम कैसे लिखेंगे, ये सब तो मैंने आपको पढ़ा दिया. इनको देते हैं मिटा, इनको हम कहते हैं रब कर देते हैं, इनको हम स्पाइरल करिकुलम कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं. ये होगा स्पाइरल करिकुलम. स्पाइरल करिकुलम का मतलब यह है कि बच्चे ने कोई लेसन पढ़ा, उसको रिवाइज करना. स्पाइरल मतलब रिवाइज करेगा. फिर जैसे कि इसमें देख लेते हैं, जैसे कि हमने ये यहां तक गया, लेकिन ये पीछे आया, फिर पीछे आया ना, यहां तक चला गया, लेकिन फिर पीछे आया, तो उन्होंने रिवाइज किया. फिर आगे बढ़ा, फिर पीछे आया, रिवाइज किया. इस तरह से रिवीजन जो है, उन्होंने कहा कि किसी भी करिकुलम को रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. रिवीजन बहुत जरूरी है. सब्जेक्ट्स और स्किल्स एरियाज रिवाइज्ड एट इंटरवल्स, कुछ महीनों के बाद में, 15 दिन के बाद, इस तरह इंटरवल्स होना चाहिए. एट ए मोर सोफिस्टिकेटेड लेवल ऑफ ईच टाइम. ठीक है, तो यानी कि उन्हें जो है, और दो चीजें और दी है. कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जो मैंने आपको इतना बता दिया है, दो चीजें और दी. कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन क्या होती है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन और जो है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन और जो है डिस्कवरी लर्निंग. दो चीजें और उन्होंने दी है, बहुत महत्वपूर्ण है. इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, 3 स्टेज के बाद में ये बताते हैं कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन. अब ये क्या कहते हैं, ब्रूनर एज्यूम्स दैट स्टूडेंट इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड ऑलवेज इन्वॉल्व द इंडक्टिव लर्निंग. कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट में कहते हैं इंडक्टिव. अब कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में इनका जो मानना है वो है इंडक्टिव लर्निंग. यानी कि एक ये भी होगा पॉइंट, इंडक्टिव लर्निंग. इसमें हो गया डिडक्टिव लर्निंग. यानी कि दो चीजें और आ गई इसमें, इंडक्टिव और डिडक्टिव लर्निंग. कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में क्या आ गया, इंडक्टिव लर्निंग. ब्रूनर एज्यूम दैट स्टूडेंट इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड ऑलवेज इन्वॉल्व्स इंडक्टिव लर्निंग. कैसे, ऑब्जर्वेशन, जैसे कि हम देखते हैं, संसार को देखते हैं, कैटेगराइज करते हैं, कंसेप्चुअलाइजेशन करते हैं. द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट टेक प्लेस बाय आइडेंटिफाई सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द ऑब्जेक्ट और फिनोमेना. एक जैसी, मान लीजिए एक जैसी सिमिलर, वो देखते हैं हम किसी भी चीज में, सिमिलर प्रॉपर्टीज. मान लीजिए आइडेंटिफाई सिमिलर प्रॉपर्टीज, आइडेंटिफाइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज. मान लीजिए सिमिलरिटी कैसे निकालते हैं, इसमें भी यही गुण है, इसमें भी यही गुण है, तो सिमिलरिटीज हो गई ना. तो वो आइडेंटिफाई करते हैं सिमिलर गुण, मतलब आइडेंटिफाई क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज का मतलब क्वालिटीज, सिमिलर क्वालिटीज इन द ऑब्जेक्ट और फिनोमेना. किसी भी घटनाक्रम में, तथ्य में, किसी भी उसमें और किसी भी ऑब्जेक्ट में देखते हैं कि सिमिलर. जैसे कुत्ते के भी 4 हाथ पैर, 4 पैर होते हैं, बिल्ली के भी 4 पैर होते हैं. इस तरह से हम सिमिलरिटीज देखते हैं. कैटेगराइजेशन अलाउज द रिकॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स
इस तरह से रिकॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं। कैटेगराइज करते हैं, ये बिल्ली है, ये कुत्ते हैं, इस कैटेगराइज करते हैं उन्हें, बिकॉज इट इज ओनली यूजिंग कॉन्सेप्ट दैट एनी सब स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड और अंडरस्टूड। इस तरीके से जो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड और अंडरस्टूड। इस तरह जब हम सिमिलरिटी देखेंगे और फिर सिमिलरिटी देख देख के अलग अलग कैटेगरी में किसी भी अलग अलग कैटेगरी, ये इसमें इस कैटेगरी में आ गए, ये इस कैटेगराइजेशन में आ गए, इस तरह से कैटेगराइजेशन भी कर दिया सिमिलरिटी देखने के बाद में इनका। तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को जो है समझते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट और फिर जो कॉन्सेप्ट होती हैं उनको फिर हम क्या करते हैं, टू कोर्स, जैसे कि ग्राउंडेड रिसर्च में आपने समझा होगा, ग्राउंडेड रिसर्च जो मैंने पढ़ा भी दी है एक अपनी वीडियो में। तो ग्राउंडेड रिसर्च में कहते हैं कि किस तरह से कॉन्सेप्ट से कोडिंग बनाते हैं और कोडिंग से फिर हम रिसर्च कैसे करते हैं, जो हमारी ग्राउंडेड रिसर्च है उसको हम कैसे करते हैं, जो थ्योरेटिकल है ना। कोर्स कोडिंग सिस्टमाइज कॉन्सेप्ट दैट रेंज फ्रॉम द वेरी स्पेसिफिक टू जेनरिक एंड जेनरिक कॉन्सेप्ट इंक्लूड मोर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। और ये जो कोडिंग सिस्टम है कैसे चलता है, जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल, ये कोडिंग सिस्टम चलता है। डेवलपिंग कोडिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन थॉट्स प्रोसेस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ द रोल दैट प्ले इन रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डेवलपिंग कोडिंग सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन थॉट प्रोसेस, जो ह्यूमन थॉट्स की प्रोसेस चल रही है, तो उसमें किस तरह से डेवलपिंग कोडिंग सिस्टम्स होते हैं, इनसिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ द रोल दैट दे प्ले इन रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कोडिंग कैसा होगा, जब जितना हम रिटेंशन करेंगे, जितने भी किसी भी हम जो भी हमारी जो है लर्निंग है उसको हम जितनी भी रिटेंशन करेंगे तो उतना ही हमारा क्या होगा, जितनी भी इस इंफॉर्मेशन को रिटेंशन करेंगे इतना ही अच्छा हमारा कोडिंग होगा। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड द इंक्वायरी प्रोसेस, है ना, ये पूरी होगी हमारी इंक्वायरी प्रोसेस और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जितना मतलब जितनी हम रिटेंशन करेंगे इन्फॉर्मेशन को उतना ही सुंदर हमारी इंक्वायरी होगी, इतनी ट्रांसफर ऑफ नॉलेज होगी और इतनी अच्छी हमारी कोडिंग होगी, जितना भी रिटेंशन करेंगे ऑफ इन्फॉर्मेशन को। तो अब नेक्स्ट है हमारा डिस्कवरी। अब है हमारा डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग क्या है, ब्रूनर स्टेट दैट डिस्कवरी लर्निंग हैपेंस व्हेन स्टूडेंट्स रीअरेंज और ट्रांसफॉर एविडेंस इन सच ए वे दैट गो बियॉन्ड द रीअसेंबल्ड एविडेंस टू एडिशनल न्यू इनसाइट्स। कहने का मतलब है कि जो कुछ हम नया खोजते हैं, हमने कोई डिस्कवरी की, हमने कुछ नया खोज दिया, तो इसका मतलब ये हो गया हमारी डिस्कवरी लर्निंग। कैसे, सबसे पहले क्या करेगा स्टूडेंट, रीअरेंज करेगा, फिर ट्रांसफॉर करेगा। पहले तो रीअरेंज करेगा, जो एविडेंस होते हैं, तथ्य होते हैं, उनके लिए रीअरेंज करेगा, उनको पुनः रीअरेंज करेगा और फिर उनको ट्रांसफॉर्म करेगा एविडेंस सच ए वे दैट गो बियॉन्ड द रीअसेंबल्ड एविडेंस टू एडिशनल न्यू इनसाइट, जिससे कि वो नया इनसाइट, कुछ नया खोज सके, कुछ नया प्राप्त कर सके। इस तरीके से जो है हम डिस्कवरी ऑफ लर्निंग को यूज करते हैं। यूजिंग दिस मेथड, अब ये जो मेथड है डिस्कवरी ऑफ लर्निंग, यूजिंग दिस मेथड द टीचर कैन प्रेजेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम टू। अब वो क्या करता है, टीचर बहुत सारी प्रॉब्लम, मान लो एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सेट बच्चों को देता है, स्टूडेंट्स को देता है, हु कैन एक्सप्लोर फॉर सोल्यूशन एंड फॉर रूल्स दैट वुड हेल्प द सोल्यूशन ऑफ अदर सिमिलर प्रॉब्लम्स। तो वो जो है उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सिमिलर would help with the solution of other similar problems, सब उन जैसी ही समस्याओं का वो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कहते हैं टीचर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर के कि इन जैसे ही सिमिलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिया डिस्कवरी। द टीचर कैन गाइड द स्टूडेंट थ्रू एन इंडक्टिव। अब इसमें क्या करेगा टीचर, अब आ गया इसमें इंडक्टिव, इसमें जो है इसमें भी इंडक्टिव, यानी कि इसमें भी इंडक्टिव मेथड को दिया, इंडक्टिव मेथड को यूज करने के लिए कहा गया इसमें, है ना। इंडक्टिव इंक्वायरी प्रोसेस लाइक द प्रोसेस यूज्ड बाय रिसर्चर हु ओरिजिनली डिस्कवर्ड द कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी इन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया। जैसे कि एक रिसर्चर, आप इसको कहाँ यूज होगा, जैसे कि अब ये जो है डिस्कवरी मेथड कहाँ यूज होगा, जैसे कि रिसर्चर रिसर्च करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, है ना, मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम स्टेटेड प्रॉब्लम को लिखते हैं, फिर मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, और सारी चीजें जो रिसर्चर करते हैं वो डिस्कवरी मेथड में ही आता है। तो इस तरह से डिस्कवरी मेथड होता है। तो इन्होंने जो है दोनों कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन और डिस्कवरी लर्निंग दोनों चीजों को बताया है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, ये तो ब्रूनर का हमारा खत्म हो गया। अब देखते हैं हम, यानी कि दोनों में इंडक्टिव, हालांकि इसमें डिडक्टिव ही होता है, डिडक्टिव लिखा हुआ है कि डिडक्टिव के सभी काम चलाते हैं इसमें। इंडक्टिव रिसर्च इंक्वायरी इसमें दोनों में इंडक्टिव दी है, लेकिन जब मैंने डिडक्टिव भी देखा था
तो ये है डेविड आसुबेल थ्योरी ऑफ लर्निंग। अब इसमें नेक्स्ट किसका नाम है? नेक्स्ट नाम जो है क्या इसका है? डेविड 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 आसुबेल थ्योरी ऑफ लर्निंग। थ्योरी ऑफ लर्निंग ये है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे अब देख ले। इसमें दो चीजें इसमें महत्वपूर्ण है जो इन्होंने दी है, जो इनके नाम से ही मशहूर है। मीनिंगफुल लर्निंग, कीवर्ड याद रखिए। दूसरा मीनिंगफुल लर्निंग और दूसरा है हमारा एडवांस ऑर्गेनाइजर। ठीक है, दो चीजें हैं इसमें। और मीनिंगफुल लर्निंग के बारे में क्या कहते हैं अब देखते हैं कौन है ये। डेविड आसुबेल वाज ए कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हु पुट फॉरवर्ड द कांसेप्ट ऑफ लर्निंग थ्योरी ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर। एडवांस ऑर्गेनाइजर जहां भी आप नाम देखेंगे तो आप टिक मार्क लगा देंगे डेविड आसुबेल पर, ठीक है। हिज थ्योरी लाइक गैगनेस डिस्क्राइब हाउ, मतलब इनकी थ्योरी किससे मिलती जुलती है? गैगने से। अगर क्वेश्चन आता है कि इनकी थ्योरी किससे मिलती जुलती है तो आप कहेंगे गैगने से, ठीक है। हिज थ्योरी लाइक गैगनेस डिस्क्राइब हाउ इन द फील्ड ऑफ टीचर कैन बेस्ट अरेंज द कंडीशन दैट फैसिलिटेट लर्निंग अमंग द स्टूडेंट्स। इनका क्या कहते हैं? कंडीशन दैट फैसिलिटेट। वे कहते हैं कि किस तरीके से कंडीशन को कितनी सुंदर तरीके से अरेंज कर किया जाए जिससे कि जो लर्नर है उसकी लर्निंग बेहतर हो पाए, ठीक है। आसुबेल स्टेटेड दैट लर्निंग ऑफ न्यू नॉलेज डिपेंड ऑन व्हाट इज ऑलरेडी नोन। इनका भी यही मानना है कि जो लर्निंग है, जो हम न्यू लर्निंग करेंगे वो डिपेंड किस पर करती है? प्रीवियस नॉलेज पर डिपेंड करती है। जो न्यू नॉलेज प्रीवियस नॉलेज पर डिपेंड करती है, इनका भी कहना यही है। और जो है ये कहते हैं thus he believed that understanding concepts, principles and ideas are achieved through deductive reasoning। अच्छा, इनका मानना है कि हम डिडक्टिव रीजनिंग से अच्छी लर्निंग कर सकते हैं, यानी कि लर्नर जो है डिडक्टिव रीजनिंग से अच्छी लर्निंग कर सकता है कोई भी लर्नर, और जिसमें कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज, है ना, डिडक्टिव रीजनिंग से। अब मीनिंगफुल लर्निंग क्या है? आसुबेल थ्योरी आल्सो फोकस्ड ऑन मीनिंगफुल लर्निंग। इट इंप्लाइज दैट वी मस्ट रिलेट न्यू नॉलेज और रिलेवेंट कॉन्सेप्ट यू ऑलरेडी नो। न्यू नॉलेज मस्ट इंटीग्रेट विद द लर्नर्स नॉलेज स्ट्रक्चर, यानी कि जो हम नॉलेज ले रहे हैं उसकी कुछ मीनिंग होनी चाहिए, यानी कि अर्थपूर्ण नॉलेज होनी चाहिए, उसको ही लर्निंग कहलाई जाती है। जिसका कोई अर्थ ही ना हो, जिसके कोई यूज ही ना हो, वो नॉलेज नहीं होती। इनका कहने का लर्निंग यानी कि नॉलेज का मतलब लर्निंग नहीं होती जिसको हम भविष्य में यूज ही ना कर पाए या जिसका हम कोई फायदा ना उठा पाए, यानी कि जो लर्निंग है वो हमारी मीनिंगफुल होनी चाहिए। द आइडिया ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग इज अपोजिट टू द रोट ऑफ, कहते हैं कि जो रोट लर्निंग होती है, मेमोराइजेशन होती है, वो लर्निंग नहीं मानते हैं। ये मानते हैं कि जो मीनिंगफुल रोट मेमोराइजेशन कोई भी लर्निंग नहीं होती, अपोजिट करते हैं इसका। इट इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजिंग लिंक्स बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। वे क्या कहते हैं कि जो इनके बीच का संबंध है, कॉन्सेप्ट के बीच के रिलेशनशिप का जो संबंध है उसको रिकॉग्नाइज करना ही सही लर्निंग है, यानी कि कॉन्सेप्ट को हमें अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, इसको ये कहते हैं कि लर्निंग है। दिस टाइप ऑफ लर्निंग हैज हाई चांसेस ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो कॉन्सेप्ट हम समझ जाते हैं तो बहुत दिनों तक हमारे दिमाग में रहते हैं, तो ये हो जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये कहते हैं कि यही कारण है जो बहुत दिनों तक रखते हैं, यही लॉन्ग टर्म मेमोरी का कारण होते हैं, जब हम अपनी जो है बहुत देर तक हम उस चीज को रखते हैं। मीनिंगफुल यानी कि कॉन्सेप्ट से जोड़कर, जो कॉन्सेप्ट के बीच में रिलेशनशिप जोड़ करके जो नॉलेज हम ग्रहण करते हैं वही लॉन्ग टर्म मेमोरी में तब्दील हो जाती है, बहुत दिनों तक रखी जाती है। तो अब एडवांस ऑर्गेनाइजर क्या है? अब ये एडवांस ऑर्गेनाइजर क्या है? एडवांस ऑर्गेनाइजर 4 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले देख लेते हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर को इन्होंने क्या कहा। आसुबेल डिस्क्राइब द कांसेप्ट ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर एज अ मैकेनिज्म टू हेल्प टू लिंक न्यू लर्निंग मटेरियल विद एग्जिस्टिंग रिलेटेड आइडिया। यही मानना है इनका
मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब तुमने बता दिया है किस तरह से। अब ये एडवांस ऑर्गेनाइजर क्या है? एडवांस ऑर्गेनाइजर ये है कि हम कि ऑर्गेनाइजर का मतलब कि संगठन करना, कि हम पुरानी नॉलेज को नई नॉलेज से कैसे संगठित कर सकते हैं, यही जो है कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइज मैकेनिज्म टू हेल्प द लिंक न्यू लर्निंग मटेरियल विद एग्जिस्टिंग रिलेटेड आइडियाज, है ना। जो लर्निंग मटेरियल है हमारा, जो जिससे हम सीख रहे हैं, न्यू लर्निंग मटेरियल है हमारा, उससे जो हमारे पुराने जो आइडियाज हैं, है ना, जो रिलेटेड आइडियाज है, उनसे हम कैसे संबंधित कर सकते हैं, ये एडवांस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि न्यू लर्निंग मटेरियल जो हम सीखना चाहते हैं, न्यू लर्निंग मटेरियल जो हम सीखना चाहते हैं, उनका जो हमारे ओल्ड आइडियाज हैं ऑफ लर्निंग के, उनसे कैसा जो हम संबंध, उनसे कैसा उनको जोड़ सकते हैं, ये होता है एडवांस ऑर्गेनाइजेशन। एडवांस ऑर्गेनाइजेशन आर यूजफुल इन द वे दैट दे हेल्प द प्रोसेस ऑफ लर्निंग व्हेन डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स मटेरियल इन्वॉल्व्ड। ये 4 तरह के होते हैं। एडवांस ऑर्गेनाइजर कितने तरह के होते हैं? एडवांस ऑर्गेनाइजर जो है, एडवांस ऑर्गेनाइजर 4 तरह के होते हैं। एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर नंबर 1, एक्स ऑर्गेनाइजर नंबर 1। नंबर 2 है नैरेटिव ऑर्गेनाइजर। नंबर 3 स्कीमिंग। नंबर 4 ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। ठीक है, तो ये क्या है? एक्सपोजिटर में तो होता है जो अर्थ प्रतिपादक होते हैं, जो अर्थ बताते हैं, तो ये कहते हैं कि जो जो नई नॉलेज को डिस्क्राइब करते हैं या नया अर्थ बताते हैं किसी बात का। ये नैरेटिव ऑर्गेनाइजर क्या होता है? जो स्टोरी के रूप में किसी भी बात को बताते हैं, नई इंफॉर्मेशन को स्टोरी के रूप में बताते हैं। स्कीमिंग क्या होती है? जैसे विचार को, मतलब ग्रास्प करना, विचारों को समझना। स्कीमिंग थ्रू इंफॉर्मेशन, विचारों को समझना इंफॉर्मेशन के द्वारा। कोई इंफॉर्मेशन मिली तो उससे विचारों को समझना अपने अंदर। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर मतलब पिक्चर के द्वारा, डिमॉन्स्ट्रेशन के द्वारा, कॉन्सेप्चुअल पैटर्न, कॉन्सेप्ट मैप्स, डेस्क्रिप्टिव, पिक्टोरियल, पिक्टोग्राफ, पिक्चर के द्वारा जो है दिखाते हैं, जो ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। ये है 4 ऑर्गेनाइजेशन। अब जो है इनका पूरा हो गया आपका। मैं समझती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सोशल लर्निंग थ्योरी पर। ये छोटी छोटी थ्योरी है, इसलिए मैं आज करा रही हूँ, क्योंकि इतनी ज्यादा समझने का इतना नहीं है। सोशल लर्निंग थ्योरी आपने पहले भी कुछ समझा हुआ है, तो आपको आ जाएगा ये सोशल लर्निंग थ्योरी। ये क्या है? सोसाइटी आप समझते हैं, सोशल आप समझते हैं, कल्चर आप समझते हैं, मनुष्य को आप समझते हैं, तो आई थिंक कि आप सोशल लर्निंग थ्योरी को भी समझ जाएंगे। सोशल लर्निंग थ्योरी स्टेटेड दैट लर्निंग इज अबाउट इंटरेक्टिंग विद एनवायरमेंट। सोशल लर्निंग का मतलब हम अपने एनवायरमेंट में, और एनवायरमेंट में कौन है? हमारे जो है व्यक्ति होते हैं, तो परस्पर उनके साथ में हम कैसा व्यवहार करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, कल्चर को हम किस तरह से डील करते हैं, अपने कल्चरल जो एटमॉस्फेयर, मतलब जो एनवायरमेंट होता है, उसको कैसे हम डील करते हैं, और जो है इस तरीके से जो है सोशल लर्निंग थ्योरी होती है। ये सोशल लर्निंग थ्योरी स्टेटेड दैट लर्निंग इज अबाउट इंटरेक्टिंग विद द एनवायरमेंट एंड मेकिंग ए परमानेंट चेंज इन बिहेवियर व्हिच इन टर्न इंप्रूव्स ह्यूमन परफॉर्मेंस। हम जो अपनी जो है इंटरेक्शन करते हैं मनुष्य से, और उनसे व्यक्ति से जो हमारा इंटरेक्शन होता है, उनके द्वारा जो हमारे व्यवहार में चेंज आता है, उसको बोलते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। अब इसके जो कौन थे एल्बर्ट बंडूरा। कौन है इसके जो है? वो है एल्बर्ट बंडूरा, जो है इसके को फाउंडर है। उनका क्या मानना है? His approach acknowledges the importance of reinforcement and the process of observing, modeling and imitating the emotional reactions, attitudes and behavior of others। 3 चीजों को उन्होंने कहा है कि सबसे पहला तो है ऑब्जर्विंग। 3 चीजें करता है व्यक्ति ऑब्जर्विंग सोशल लर्निंग थ्योरी में। ऑब्जर्विंग करता है, मॉडलिंग करता है, इमिटेशन करता है, इमिटेशन ऑब्जर्विंग, है ना, द इमोशनल रिएक्शन, एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ अदर्स इन लर्निंग। ठीक है, इन सब चीजों का वो फॉलो करता है, इन तीनों चीजों को।
एल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी असर्ट दैट वी लर्न सोशल बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर। हम जब किसी से हम कैसे करते हैं, हम किसी से जो सोशल बिहेवियर जब सीखते हैं तब जो है, और कैसे सीखते हैं, ऑब्जर्व के द्वारा, इमिटेट के द्वारा, मॉडलिंग के द्वारा हम सीखते हैं सोशल बिहेवियर। उनकी थ्योरी जो है, हिज थ्योरी इज रिगार्डेड एज द ब्रिज बिटवीन बिहेवियरिस्टिक एंड कॉग्निटिव। अब ये जो थ्योरी है ये क्या है, बीच का काम करती है, इनके पुल का काम करती है। कॉग्निटिव, अभी क्वेश्चन भी हो सकता है आ जाए, कॉग्निटिव और बिहेवियरिस्टिक में, ये बीच में है सोशल लर्निंग थ्योरी। ये बीच का काम करती है, तो पुल का काम करती है, बिहेवियरिस्टिक में और कॉग्निटिविस्टिक में, के पुल का काम करती है ये। अकॉर्डिंग टू बंड्रा वी लर्न फ्रॉम इंटरेक्टिव विद अदर, कई बार बता दिया मैं, इंटरेक्टिव विद अदर पीपल इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। द सोशल लर्निंग थ्योरी स्टेट दैट वी एक्वायर बिहेवियर थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ रिइंफोर्समेंट एंड इमिटेशन। इमिटेशन इज द रिजल्ट ऑफ लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। इमिटेशन क्या होता है कि जब हम किसी चीज, किसी को व्यक्ति को कुछ करते हुए देख रहे हैं, उसकी हम नकल करना शुरू कर देते हैं, ये इमिटेशन हो गया। उन्होंने एक जो है एक्सपेरिमेंट भी किया था, उसके बारे में आगे जिक्र करेंगे। स्टेजेस ऑफ द थ्योरी, अब जो स्टेज थ्योरी बता दी मैंने आपको, ऑब्जर्वेशन मैंने पहले लिखी थी, ऑब्जर्वेशन, मॉडलिंग, इमिटेशन, है ना। मॉडलिंग, इमिटेशन, ये तीन चीजें हैं। ऑब्जर्व करके देखना, मॉडलिंग करना, वी आर लाइकली टू इमिट बिहेवियर मॉडलिंग बाय अदर्स, जो दूसरों के द्वारा व्यवहार किया जाता है। मान लीजिए कुछ व्यवहार करके कोई, हम किसी को मॉडल मान लेते हैं अपना, कि हम उस जैसा बनना चाहते हैं, मॉडलिंग बिहेवियर। इमिटेशन, किसी की नकल करके हम किसी की कोई जैसा व्यवहार कर रहा है उसको देख रहे हैं, व्यवहार करता हुआ उसको अपने व्यवहार में उतार लेते हैं, तो इमिटेशन हो गया। ऑब्जर्वेशन, जो हम किसी को व्यवहार करते हुए देख रहे हैं उसका जैसा व्यवहार हम करने लगते हैं, तो ऑब्जर्वेशन हो गया। यानी कि ऑब्जर्वेशन के द्वारा देख करके, उसकी नकल करके करके और मॉडलिंग करके उस जैसा बनना चाह करके जो हम व्यवहार करते हैं वो कहलाता है ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग। ठीक है। अब जो है इन्होंने, बंडूरा ने बोबो-डोल एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था इन्होंने, बंडूरा ने, बंडूरास बोबो-डोल एक्सपेरिमेंट। बंडूरा ने क्या किया था, बोबो-डोल एक्सपेरिमेंट, इनका ये एक्सपेरिमेंट है। ठीक है। इन एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था कि इन 1973, अब ये भी आ सकता है कि कौन से ईयर में क्या था, तो 1973 में that the hypothesis that imitation played a large part in behavior, Bandura created situation where children in the age of group of 3 or 5 years watch adults acting aggressively towards large plastic dolls known as bobo dolls। मतलब एक प्लास्टिक की बॉल थी जिसपे कि देखा कि उन्होंने एडल्ट जो है उसको मुक्के मार रहे हैं, तो बच्चे ने देखा एग्रेसिवली मार रहे थे ना, तो बच्चों ने जो है एग्रेसिव वाला व्यवहार जो है अडोप्ट कर लिया। When allowed to play with doll, अब उन्होंने कहा कि तुम खेलो उनके साथ में, तो उन्होंने क्या किया, the children showed aggression to a degree that matched the scene they had observed। उतना ही तो जो है उन्होंने जो है अपना उस पे एग्रेशन डोल पे उतारा जितना कि बड़े उतार रहे थे। तो subsequently when researchers removed toys they noticed the degree of aggression in the frustrated children। उन्होंने रिमूव कर लिया टॉयज को, लेकिन फिर देखा कि फिर भी उनके अंदर एग्रेशन, बच्चों के अंदर मिला उन्हें एग्रेशन। Bandura also stated that the children who had witnessed prior aggressive behavior were more likely to show aggression in behavior। क्यों, उन्होंने कहा जैसा एग्रेशन इन बिहेवियर ऑफ एडल्ट्स बच्चों ने देखा, वैसा ही जो व्यवहार था उन बच्चों के अंदर भी आ गया था, उतना ही व्यवहार। तो बिहेवियर लर्नर थ्रू मॉडलिंग। अब जो मॉडलिंग के द्वारा जो लर्निंग होती है वो कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, आज बिहेवियर लर्नर थ्रू मॉडलिंग। अगर हमें कोई बिहेवियर लर्नर के द्वारा, हमें जो कोई बिहेवियर सीखना है मॉडलिंग के द्वारा, तो उसमें किन चीजों का ध्यान देना होगा। मान लीजिए हमें मॉडलिंग के द्वारा कोई बिहेवियर सीखना है, मॉडलिंग के थ्रू, है ना, हमें कोई बिहेवियर सीखना है, बिहेवियर, है ना, बिहेवियर सीखना है मॉडलिंग के थ्रू, तो हम किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे, 4 चीजों का ध्यान रखेंगे। कौन सा, सबसे पहले तो हम करेंगे अटेंशन, उस बिहेवियर को अटेंशन देंगे। फिर हम क्या करेंगे, रिटेंशन, फिर रिटेंशन करेंगे उसको। फिर हम क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन, यानी कि वैसा ही रिप्रोडक्शन, मतलब वैसा ही रिप्रोड्यूस करेंगे जो हम देख रहे हैं। फिर है मोटिवेशन, थोड़ा थोड़ा सा बता दीजिए मेरे को।
Attention, our attention tend to increase when behavior is more striking, extraordinary or different, and when the model is more like us. ठीक है, attention. फिर attention we must be able to remember or retain the observed behavior. पहले तो जो कोई व्यवहार कर रहा है, जो कोई व्यवहार कर रहा है और जिस जैसा हमें बनना है उसको हम अटेंशन देंगे, फिर उसको रिटेंशन करेंगे, रिप्रोडक्शन, फिर वैसे ही बनने के लिए हम कार्य करेंगे. वी मस्ट बी कैपेबल ऑफ रिप्लिकेटिंग, वैसे ही द बिहेवियर दैट वी ऑब्जर्व, जैसा व्यवहार हमने देखा है उसको हम वैसा ही प्रकट करने की कोशिश करेंगे. फिर मोटिवेशन, वी मस्ट बी मोटिवेटेड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट वी हैव लर्नड, उस जिसको वी मस्ट बी मोटिवेटेड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट वी हैव, जो हमने सीखा है उसको हम जो है मोटिवेट करेंगे, है ना, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे व्हाट वी हैव लर्न. दिस कैन बी इम्प्लीकेटेड बाय बोथ इन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट. जो मोटिवेशन है वो पनिशमेंट और जो इन्फोर्समेंट इन दोनों के द्वारा किया जाता है मोटिवेशन. तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कौन सी हो गई? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कौन सी? ऑब्जर्वेशन हो गई इनकी. फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इनकी ऑब्जर्वेशन और इनकी जो इन्फोर्समेंट, पनिशमेंट हो गई, और जो है कॉग्निटिव फैक्टर्स, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स कौन सी हो गई इनकी? ये सारी हो गई. मॉडलिंग हो गई. ये अपनी निश्चय करा रही हूं आपको कि ये क्वेश्चन आप तय कर दोगे, आपके जैसे ही आएगा आप कर दोगे. ठीक है, तो जो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है कि ऑब्जर्वेशन से करते हैं, इमिटेशन से करते हैं, मॉडलिंग से करते हैं, ऑब्जर्वेशन से करते हैं, कोग्निटिव फैक्टर भी इसमें, क्योंकि कोग्निटिव ये साइकोलॉजी से संबंधित है तो कोग्निटिव थ्योरीज है तो कोग्निटिव फैक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, जैसे एक्विजिशन एंड एक्वायर्ड नॉलेज, रिटेंशन, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगे. लर्निंग इन्वॉल्व मॉडलिंग यट डज नॉट रिक्वायर बिहेवियरल चेंज. लर्निंग इन्वॉल्व मॉडलिंग यट डज नॉट रिक्वायर बिहेवियरल चेंज. तब तक लर्निंग मॉडलिंग नहीं होगी जब तक कि वो जैसा व्यवहार एक्वायर नहीं कर लेना, तब तक कि ये मॉडलिंग की लर्निंग नहीं कहलाई जाएगी. ठीक है, यानी कि उनको व्यवहार बिहेवियर जो चेंज है वो आना ही चाहिए, तब ये मॉडलिंग लर्निंग कहलाएगी. फिर रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट. बोथ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट आर इंटीग्रल फैक्टर इन द ऑब्जर्व मोटिवेशन टू रेप्लिकेट द ऑब्जर्व बिहेवियर. ठीक है, दोनों ही काम करते हैं ये. अब जो है इनमें दो चीजें और आ गई इसमें, डेवलपमेंटल स्टेटस और मॉडल प्रेस्टीज एंड कॉम्पिटेंसीज. दो चीजें आ गई इसमें, डेवलपमेंटल स्टेटस, दूसरा है मॉडल प्रेस्टीज एंड कॉम्पिटेंस. मॉडल प्रेस्टीज एंड कॉम्पिटेंस. ठीक है, दो चीजें आ गई. अब इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंटल स्टेटस में क्या है? फॉर एग्जाम्पल ए चाइल्ड एंड एडोलसेंट्स वुड बी मोर क्यूरियस टू लर्न फ्रॉम मदर्स एज कम्पेयर टू, यानी कि इसमें क्या है, डेवलपमेंटल स्टेटस में क्या है कि बच्चा जो है दूसरों से सीखना ज्यादा पसंद करता है, अपने बड़ों से सीखना कम पसंद कर सकता है. ये रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट में है. ठीक है, फिर है मॉडल प्रेस्टीज एंड कॉम्पिटेंस. इंडिविजुअल टेंड टू ऑब्जर्व एंड इमिटेट दोज हु हैव हाई प्रेस्टीज एंड गुड स्टेटस. जो व्यक्ति अच्छा स्टेटस रखते हैं, बच्चे क्या करते हैं, उनसे ही कुछ सीखना पसंद करते हैं. फिर है तीसरा आउटकम एक्सपेक्टेशन. फिर है कौन सा, ये तो हो गया ना, आउटकम एक्सपेक्टेशन. तीसरा है इसमें डेवलपमेंटल हो गया आपका, मॉडल प्रेस्टीज एंड कॉम्पिटेंस, आउटकम एक्सपेक्टेशन. आउटकम एक्सपेक्टेशन. ठीक है, फिर है गोल सेटिंग. फिर है वैल्यूज. फिर है सेल्फ एफिशिएंसी. ठीक है, ये सब चीजें हैं. तो आउटकम एक्सपेक्टेशन में क्या होगा, इंडिविजुअल सीक द बेस्ट एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ वर्क दे आर एंगेज्ड इन विद द बिलीफ दैट हार्ड वर्क शैल. ये कहते हैं आउटकम एक्सपेक्ट क्या, अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो अच्छा ही उसका रिजल्ट होगा, जितना हार्ड वर्क करेंगे हमें उतना ही सक्सेस मिलेगी. इनका कहने का मतलब ये, तो आउटकम एक्सपेक्टेशन का मतलब ये है. फिर है गोल सेटिंग. टू इमिटेट मॉडल्स हु डेमोन्स्ट्रेट बिहेवियर दैट मे एनकरेज देम इन अचीविंग देयर. जो मॉडल्स होते हैं जिनको देख करके व्यवहार करते हैं, देखते हैं कि individuals are more likely to imitate models who demonstrate behavior that may encourage them in achieving their.
वो मॉडल्स को इमिटेट करते हैं कि उन्हें उनके अकॉर्डिंग ही अपने गोल को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, गोल सेटिंग करते हैं उनको देख करके कि उनका क्या गोल था, उन्होंने कैसे अचीव किया मॉडल्स ने। फिर वैल्यूज, रेस्पेक्टेड एंड एनकरेज फॉर देयर वैल्यूज एंड एटीट्यूड इन लाइफ। अब ये देखते हैं कि उनकी क्या वैल्यू है समाज में, उन व्यक्तियों की क्या वैल्यूज है, तो उनकी वैल्यू के आधार पर भी उन व्यक्तियों की कितनी वैल्यू है, जिन इंडिविजुअल को फॉलो कर रहे हैं उन इंडिविजुअल की समाज में क्या वैल्यू है, उसके आधार पर भी ये निर्णय लेते हैं। सेल्फ एफिशिएंसी, इट ऑफन एनकरेजिंग फॉर मैनी इंडिविजुअल टू सी पीपल लाइक देम हु हैव एग्जिबिटेड सक्सेस इन देयर चूजन इंडिविजुअल। सेल्फ एफिशिएंसी देखते हैं कि हमारी कितनी एफिशिएंसी है ना, for many individuals to see people like them who have exhibited success in their chosen endeavors। ठीक है, it gives them an inspiration, यानी कि if they can do it, वे कहते हैं कि अगर ये सेल्फ एफिशिएंसी का मतलब वे अपनी जो उनकी एफिशिएंसी है उससे तुलना करते हैं दूसरे व्यक्तियों ने जिन्होंने कोई स्थान, उच्च स्थान या कोई अच्छा अपना मतलब वो प्राप्त कर लिया है ना, इनको कोई कुछ बन गया है, तो वे कहते हैं कि हाँ अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। यानी कि वे सेल्फ एफिशिएंसी को इस तरीके से तुलना करते हैं कि यदि वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, जिनको वो देखकर मॉडलिंग कर रहे थे, जिनसा व्यवहार वो सीखना चाह रहे थे। अब आ जाती है बात, जैसे ऐसे कह सकते हैं जैसे कि और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सोशल लर्निंग को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे मेंटल हेल्थ होगी, पर्सनल एडिक्वेसी हो गया, एटीट्यूड होगी, फैमिली एनवायरनमेंट हो गया, रेडीनेस होगी, स्कूल एनवायरनमेंट हो गया, विल पावर होगी, बहुत सारी चीजें हैं जो सोशल लर्निंग को इफेक्ट करते हैं इनके अलावा भी। ठीक है, अब जो है कुछ डेवलप, अब ये जो है सोशल कॉग्निशन क्या होती है, अब देखते हैं। आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आ जाता है सोशल कॉम्पिटेंस क्या होती है। तो सोशल लर्निंग सीखी हमने, अब सोशल कॉम्पिटेंस क्या होता है, सोशल कॉम्पिटेंस क्या होता है। सोशल कॉम्पिटेंस का मतलब तो आप जानते हैं, कुशलता भी कहते हैं, स्किल्स भी आती है सोशल कॉम्पिटेंस में, सामाजिक कुशलता। सोशल कॉम्पिटेंस इज characterized as the effectiveness of child to engage in social interaction with peers and adults। अपने peers, साथीगण और एडल्ट, अपने से बड़ों का सोशल कॉम्पिटेंस करके हम बड़ों का कितना आदर करते हैं, बच्चों अपने साथ के बच्चों के साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ ए चाइल्ड, कितना प्रभावशाली है, टू एंगेज विद पियर एंड विद एडल्ट्स। तो इस तरीके से कहा जाता है द कंस्ट्रक्ट ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस इज ए डेवलपमेंट इन नेचर। डेवलपमेंटल जो कंस्ट्रक्ट है ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस का, इज ए डेवलपमेंटल इन नेचर। नेचर में क्या है, डेवलपमेंटल है कि सोशल किस स्टेज पर, यानी कि जो बच्चा है उस स्टेज पर, उससे थोड़ा बड़ा हुआ उस स्टेज पर, यानी कि जैसे हमारे इन्फेंसी में कैसा है, अर्ली चाइल्डहुड कैसा है, मिडिल चाइल्डहुड कैसा है, एडोलसेंस कैसा है, तो इन स्टेजेस पर कैसे उनका डेवलपमेंट होता है सोशल कॉम्पिटेंसेस का, इससे मतलब है कहने का सोशल कॉम्पिटेंस। द कंस्ट्रक्ट ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस इज ए डेवलपमेंटल इन नेचर। डेवलपमेंटल ये बचपन से लेकर बड़े होने किशोरावस्था तक कैसे जो है सोशल कॉम्पिटेंस डेवलप हो रहे हैं, डेवलपमेंटल है इन नेचर। It emerges from meaningful interaction with others in a variety of contexts. Such interaction shapes children's competence as in the children learn how to interact in their social worlds. अपने साथ के बच्चों के साथ कैसा इंटरेक्शन है, सोशल वर्ल्ड के साथ कैसा इंटरेक्शन है, सोशल में कैसे इंटरेक्शन करते हैं, ये दोनों चीजें इसमें देखी जाती हैं। या तो इंस्ट्रक्शन दे करके बच्चों को सिखा करके कि आप ऐसा व्यवहार कीजिए, या फिर ऑब्जर्विंग बिहेवियर, या उनका बिहेवियर को ऑब्जर्व करके। ठीक है, as a result the quality of interaction which children experience become increasingly more varied and complex over the time। अगर अच्छा व्यवहार करते हैं बच्चे, अच्छा व्यवहार सीखते हैं, करते हैं, तो इंटेंसली तो वो इस तरह से इंक्रीजिंगली मोर वेरिड एंड कॉम्प्लेक्स ओवर द टाइम, वो समय के साथ साथ बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्स और वेरिड हो जाते हैं। मोर एवर चिल्ड्रंस कॉन्सेप्ट मार क्लियरली प्रोग्रेशन, तो जो है उनकी प्रोग्रेस अच्छा, जो अगर उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा है तो ऐसा माना जाता है कि उनका जो प्रोग्रेस है वो अच्छी होगी बच्चों की। अब देख लेते हैं डेवलपमेंटल पीरियड क्या है। हाँ है ना, अभी बताया ना मैंने कि डेवलपमेंटल इन नेचर, सोशल कॉम्पिटेंसी क्या है, डेवलपमेंटल है इन नेचर। तो हम देख लेते हैं किस तरीके से डेवलपमेंटल इन नेचर। तो अब देखते हैं कैसे, जैसे सबसे पहला इन्फेंसी में,
यानी कि 0 से लेकर के 1 साल तक, इन्फेंसी 0 से लेकर 1 साल तक। फिर है दूसरा है अर्ली चाइल्डहुड, 2 से लेकर 5 वर्ष तक, अर्ली चाइल्डहुड। फिर है तीसरा हमारा मिडल चाइल्डहुड, ये कितना होगा 6 से लेकर 12 साल तक, 6 से लेकर 12 साल तक। फिर है हमारा एडोलसेंस हो गया होगा, एडोलसेंस ये हो गया हमारा 12 से लेकर 18 वर्ष तक, ठीक है। ये साल भी आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको करा रही हूं कि डेवलपमेंटल पीरियड, इसमें यही इंपॉर्टेंट है सोशल कॉम्पिटेंसीज में इनके डेवलपमेंटल पीरियड, क्योंकि डेवलपमेंटल होता है इन नेचर, तो उनके डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल कॉम्पिटेंसी भी बढ़ती घटती रहती है, ठीक है। कोई कॉम्पिटेंसी किसी पीरियड ऑफ टाइम में बढ़ेगी, कोई कॉम्पिटेंसी किसी पीरियड ऑफ टाइम, ये जरूरी नहीं कि जो एडोलसेंस में हो उसमें ही होगी, उसमें अलग है इसमें अलग है। तो मतलब जो उनकी जो कॉम्पिटेंसी बढ़ रही है, जो लर्नर की कॉम्पिटेंसी बढ़ रही है वो अलग है, इन्फेंसी में अलग है, चाइल्डहुड में अलग है, मिडिल चाइल्डहुड में अलग है, एडोलसेंस में अलग है। तो इन्फेंसी में क्या करते हैं, जो मेन इसका मैं एक एक बता देती हूँ, बाकी आप बुक्स में से पढ़ना। पहला जो है, सबसे पहले तो है इन्फेंसी में जो इंपॉर्टेंस देते हैं ये लर्नर, जो उनकी प्राइमरी टेकर होता है यानी कि केयर गिवर होते हैं, उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है इसमें, है ना, पहले तो इन्फेंसी में। फिर पेरेंट इन्फेंट इंटरेक्शंस यानी कि पेरेंटल अटैचमेंट ये सब होता है इसमें सोशल कॉम्पिटेंसी में। लिंक्स टेम्परामेंट एज ए बायोलॉजिकल ट्रेस, लिंक्स टेम्परामेंट एज ए बायोलॉजिकल ट्रेस, जैसे बायोलॉजिकल उनके जो गुण होते हैं उनके अकॉर्डिंग व्यवहार करते हैं। बिगिनिंग ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिस, स्माइलिंग, जब हंसने लगते हैं इन्फेंसी में बच्चे, बोलने पर, कुछ बोलने, उनका नाम लेने पर हंसते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, प्यार भी करते हैं, इमिटेशन करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन को ध्यान से देखते हैं। इमरजेंसी ऑफ अवेयरनेस टू सोशल स्टिमुलस, जैसे मान लीजिए कोई सामान दिखाया उसके प्रति उनका रेस्पॉन्स इस तरह से वो करने लगते हैं अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है। अब अर्ली चाइल्डहुड में, इन्फेंसी में, अब अर्ली चाइल्डहुड में 2 से लेकर 5 साल तक में क्या करते हैं बच्चे, सोशल इंटरेक्शन बिकम मोर वेरिड एंड कॉम्प्लेक्स। अब 2 से 5 साल तक बच्चे खेले भी लगते हैं, साथ साथ बच्चे चलकर खेलते भी हैं। मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ पर्सपेक्टिव टेकिंग स्किल्स, पर्सपेक्टिव भी करने लगते हैं, देखने भी लगते हैं, बिहेव मतलब परसीव भी करने लगते हैं। बिहेवियर ऑफ शेयरिंग केयरिंग, एक दूसरे को सामान लेना देना, इस तरह गिव एंड टेक भी करने लगते हैं आपस में, जो उनके होते हैं पियर्स होते हैं। प्ले इन विद एज मेट्स, अपने साथ के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। अंडर पेरेंट, अपने पेरेंट्स जो उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं, कई बच्चे चोट वोट लगवा लें, इस तरीके से। प्ले प्रोग्रेशन फ्रॉम पैरेलल प्ले टू सोशल प्ले, इस तरह से में जो है पर्सनल प्ले पैरेलल से मतलब साथ साथ खेलने से में सोशल, अब इधर उधर जाकर भी खेलने लगते हैं। सेंसिटिव टू पॉजिटिव पीयर स्टेटस सच एज कोऑपरेशन एंड फेयरनेस, अब जो है पॉजिटिव पीयर स्टेटस के प्रति भी उनका रुझान बढ़ने लगता है। मिडिल चाइल्डहुड 6 से 12 साल तक के बच्चे क्या करने लगते हैं, सोशल एनवायरमेंट बिकम डोमिनेट, अब जब स्कूल जाना शुरू कर दिया, अब क्या करते हैं, बिकम से डोमिनेट सोशल कॉन्टेक्स्ट, सोशल स्कूल एनवायरमेंट बिकम, अब जो है स्कूल का जो एनवायरमेंट होता है वो उनको डोमिनेट करने लगता है। फ्रेंडशिप सेंटर्स, अब जब फ्रेंडशिप बनाना उनके लिए जरूरी हो जाता है। पुअर सोशल कॉम्पिटेंसी इन पीयर ग्रुप शोज एज विड्रॉल वर्बल एग्रेशन, अब उनके आपस में झगड़े वगड़े भी होने लगते हैं, सोशल विड्रॉल भी होने लगता है, बुरा मान जाना, ये करना वो करना, इस तरह से होने लगते हैं। परसेप्टिव टेकिंग स्किल्स फर्दर डेवलप, जो परसेप्टिव टेकिंग स्किल्स होती हैं वो धीरे धीरे डेवलप होने लगती हैं, किसी चीज को देखना है। फिर एडोलसेंस में सोशल इंटरेक्शन स्टार्ट डेवलपिंग आउटसाइड, अब स्कूल के बाहर भी सोशल इंटरेक्शन डेवलप होने लगता है, सोशल इंटरेक्शन। फ्रेंडशिप सेंटर्स ऑन इंटीमेसी एंड रेसिव, परस्पर एक दूसरे के साथ इंटीमेसी होने लगती है सोशल सर्कल्स, मतलब फ्रेंड सर्कल्स में। इंटरेक्शन टेक प्लेस इन सोशल कलिक्स डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी एंड सेल्फ एफिशिएंसी, अब उनके अंदर हम अपनी जो है सेल्फ एफिशिएंसी हमें कितनी कुशल है ये देखने लगते हैं कि हम क्या कर सकते हैं भविष्य में, इस तरह की प्लानिंग करने लगते हैं। और जो परसेप्टिव स्किल्स मैच्योर एज अवेयरनेस, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है तो उनकी जो परसेप्शन की जो पावर होती है वो भी बढ़ने लगती है। बिगिनिंग ऑफ रिलेशनशिप, अब जो है रिलेशनशिप की शुरुआत भी हो जाती है। अब नेक्स्ट ये हो गए पूरे, मैंने बता दिया आपको डेवलपमेंटल पीरियड, और आप बुक्स में से भी देखना अच्छी तरह पढ़ने के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा सोशल कॉग्निशन। सोशल कॉग्निशन क्या है, अब हम देखते हैं अपना सोशल कॉग्निशन क्या है।
कॉग्निशन तो जैसे बता ही दिया हमने, थिंकिंग, ठीक है, नोइंग, कॉग्निशन। आप जो है सोशल कॉग्निशन इन द साइंटिफिक अप्रोच विद सोशल साइकोलॉजी, सोशल कॉग्निशन की बात कर रहे हैं, डेडिकेटेड टू इंटरप्रेट हाउ पीपल प्रोसेस एंड रेस्पॉन्ड टू सोशल इंफॉर्मेशन। जो सोशल इंफॉर्मेशन, जैसे जो सोशल इंफॉर्मेशन मिलती है, जो सोशल इंफॉर्मेशन, उनके प्रति कैसा हम, सोशल इंफॉर्मेशन के प्रति कैसा हम बिहेव करते हैं, है ना, क्या करते हैं, हाउ पीपल प्रोसेस एंड रेस्पॉन्ड टू सोशल एंड रेस्पॉन्ड, व्यवहार करते हैं, मतलब रेस्पॉन्ड, सोशल कैसा रेस्पॉन्ड करते हैं, किस प्रोसेस करते हैं, ये दोनों सोशल इंफॉर्मेशन को रेस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कैसे बता, हाउ पीपल प्रोसेस एंड रेस्पॉन्ड टू सोशल इंफॉर्मेशन कहलाता है सोशल कॉग्निशन, ठीक है। अब जो है इन सिंपल वर्ड्स, सोशल कॉग्निशन इज डिफाइंड एज एनी कॉग्निटिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व सोशल इंटरेक्शन एट अ ग्रुप लेवल और वन टू वन बेसिस। ग्रुप लेवल में हम कैसा इंटरेक्शन करते हैं, या एक दूसरे के साथ कैसे करते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करता है, या कैसा जो है प्रोसेस चलती है, कॉग्निशन, है ना। When we use the term cognition, we imply unconscious mechanism in the mind and bring about manifestation. और मैंने बताया था ऑब्जर्वेबल नहीं होती, कॉग्निशन में जो क्रियाएं चलती है वो ऑब्जर्वेबल नहीं होती, तो अनकॉन्शियस मैकेनिज्म को कहा जाता है। क्या कहा जाता है ऐसे कॉग्निशन को, अनकॉन्शियस मैकेनिज्म, इसको कहा जाता है मैकेनिज्म, इसको कहा जाता है कॉग्निशन को, ये भी इसका एक नाम है, अनकॉन्शियस मैकेनिज्म। तो विद इन सोशल साइकोलॉजी द ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल कॉग्निशन, अब ये तो हो गए इसके वैसे नाम। अब सोशल साइकोलॉजी में कैसे क्या कहा जाता है इनको, विद इन सोशल साइकोलॉजी द ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल कॉग्निशन इज द स्टडी ऑफ सोशल नॉलेज, सोशल स्ट्रक्चर, ग्रुप डायनेमिक्स, सोशल इन्फ्लुएंस, प्रोसेसिंग बायसेस अंडर सोशल कैटेगरी, जेंडर, एज, रेस, stereotyping, memory for social information, attribution of motives. Within evolutionary biology, social cognition constitute the process such as learning and memory in a social context. ये सारी चीजें हैं। कितनी चीजें हो गई हम, सबसे पहले तो सोशल स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो सोशल नॉलेज, सामाजिक ज्ञान, फिर उसके बाद सोशल का स्ट्रक्चर क्या है, जितने स्ट्रक्चर होते हैं बने हुए समाज में, ग्रुप्स, समुदाय कितने बने हुए होते हैं, डायनेमिक्स, सोशल इन्फ्लुएंस, उनका समाज का प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ता है, प्रोसेसिंग, बायसेस, जो बायसेस होती हैं, बायसेस अंडर सोशल कैटेगरी, जैसे बायसेस होती हैं एज में होती हैं, सेक्स में होती हैं, जेंडर में होती हैं, इस तरह से बायसेस, स्टेरियोटाइपिंग होना, मेमोरी फॉर सोशल इंफॉर्मेशन, एट्रीब्यूशन ऑफ मोटिव्स, ये सारी चीजें जो है सोशल कॉग्निशन में आ जाती हैं। इन सबको आप नोट कर लीजिएगा, जो मैंने आपने बोला है, जो मैंने बोला है। द प्रोसेस इन्वॉल्व, अब अच्छी तरह से इसको आइडेंटिफाई करते हैं सोशल कॉग्निशन को क्या है इसमें आखिरकार, तो 3-4 पॉइंट में देखते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन परसीविंग अदर्स एंड हाउ वी लर्न अबाउट देम एंड द वर्ल्ड अराउंड अस, हम कैसे परसीव करते हैं दूसरे व्यक्तियों को और संसार के बारे में हम क्या सोचते हैं, ये हो गया सोशल कॉग्निशन। दूसरा, मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिमेम्बरिंग, रिटेनिंग, थिंकिंग अबाउट एंड इंटरेक्टिंग विद द अदर पीपल इन द सोसाइटी। द मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिमेम्बरिंग, रिटेनिंग, थिंकिंग अबाउट एंड इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल इन द सोसाइटी, हम दूसरों के बारे में क्या विचार करते हैं, कैसे उनके साथ व्यवहार करते हैं, कैसे उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे उनके बारे में विचार करते हैं, सारे मेंटल जितनी भी मेंटल प्रोसेस होती है ये भी कहलाती है सोशल कॉग्निशन। फिर द रीजन व्हाई वी अटेंड टू द इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल वर्ल्ड, व्हाई वी अटेंड, क्यों प्राप्त करना चाहते हैं अटेंशन, संसार की मतलब ये सोशल वर्ल्ड है इसके बारे में नॉलेज क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, ये हाउ इट इज मेमोराइज्ड एंड हाउ टू पुट इट यूज टू इंटरेक्ट विद अदर्स इन सोसाइटी, और कैसे हम इसको यूज करना चाहते हैं सोसाइटी के साथ में इंटरेक्शन करके, वो सब चीजें इसमें आ जाती हैं। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सोशल कॉग्निशन इज द सोशल स्कीमास। सोशल स्कीमास क्या होती हैं, जो एग्जिस्टिंग, सोशल स्कीमास का मतलब एग्जिस्टिंग नॉलेज अबाउट सोसाइटी, तो सोशल स्कीमा रिलेट टू पीपल्स मेंटल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोशल पैटर्न्स, उनका सोशल समाज में व्यवहार क्या है, सामाजिक नॉर्म्स, सामाजिक बिहेवियर, है ना, सामाजिक पैटर्न। दिस रिप्रेजेंटेशन कैन इंफॉर्मेशन अबाउट सोसाइटल रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन, हमारा समाज में रोल क्या है, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, और जो हमारी दूसरे ग्रुप से क्या एक्सपेक्टेशन है, समाज से हमें क्या एक्सपेक्टेशन है, वो सब चीजें। तो सोशल रिलेशनशिप एंड सोशलाइजेशन के बारे में क्या कहते हैं एरिस्टोटल, सोशल
रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप एंड सोशलाइजेशन। अभी मैंने बताया था ना, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा रही थी, आपको बता रही थी कि रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट। अब ये सोशलाइजेशन हमने जो सोशियोलॉजी होती है उसमें भी पढ़ा होगा सोशलाइजेशन, आज आप इसमें पढ़ रहे हैं, एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, तो सिमिलरिटी हो गई ना, कॉन्सेप्ट में सिमिलरिटी हो गई। तो इस तरीके से जो है, ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल इसको जा करें। तो एरिस्टोटल ने क्या कहा था, मैन इज बाय नेचर ए सोशल एनिमल। क्या कहते हैं, मैन इन नेचर इज ए सोशल एनिमल। ठीक है, ये तो कहना ही है। और जो सोशल एनिमल नहीं है ना, और हु इज अनसोशल नेचुरली एंड नॉट एक्सीडेंटली, जो नेचुरली अनसोशल है, नेचुरली, एक्सीडेंटली नहीं, इज आइदर बीनीथ अवर नोटिस, जिनको हम नोटिस नहीं कर सकते, वो व्यक्ति होते हैं मोर देन ह्यूमन, वो या फिर ह्यूमन से भी बड़े होते हैं। सोसाइटी इज समथिंग दैट प्रीसीड द इंडिविजुअल। सोसाइटी ऐसी है जो इंडिविजुअल को प्रीसीड करती है। ठीक है, अब जो है सोशलाइजेशन, अब ये तो हो गया आपका सोशल रिलेशनशिप। अब सोशल रिलेशन क्या है, द प्रोसेस थ्रू विच पीपल लर्न द एटीट्यूड, वैल्यू एंड एक्शन अप्रोप्रिएट फॉर मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर कल्चर। सोशलाइजेशन क्या है कि जब व्यक्ति किसी सोशल कल्चर के लिए, पर्टिकुलर कल्चर के लिए अप्रोप्रिएट वैल्यूज, एटीट्यूड्स, एक्शंस करता है, लर्न करना सीखता है, एटीट्यूड को जो लर्न करता है उसे कहते हैं सोशलाइजेशन। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, जैसे प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो प्राइमरी नीड्स को प्राइमरी सोशलाइजेशन कहा गया है, दो तरह से कहा गया है यहाँ, प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। दो तरह की सोशलाइजेशन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी में तो जैसे प्राइमरी नीड्स होती हैं हमारी, भूख प्यास खाना पीना, और दूसरा शेल्टर है ना, एक शेल्टर होगा, तीसरा होगा जो है लोकेशनल स्किल्स, अर्न लाइवलीहुड, जो जीविका उपार्जन की सेकेंडरी हमारी ये हो गई। तो इस तरीके से जो है, और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए इसको फैमिली फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ, इसको भी कहा जाता है जो फैमिली फुलफिल करती है बेसिक नीड्स, खाने पीने की, रहने सहने की, सबकी प्राइमरी जो है वो करती है, क्या नाम, फैमिली करती है नीड्स। और दूसरा जो है हमारे स्कूल्स वगैरह, स्कूल जो क्या कहते हैं, है ना, प्राइमरी तो ये हो गई जैसे फैमिली फुलफिल करती है, और दूसरी जो होगी प्राइमरी, वेयर स्कूल वर्क प्लेस इज सेकेंडरी सोशल इंस्टीट्यूशन बिकॉज इट हेल्प्स टू मीट द ड्राइव नीड्स। जो स्कूल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये हमारे सेकेंडरी नीड्स पूरी करते हैं। पेरेंट्स, इस तरीके से जो एजेंट्स हम कहते हैं ना, सोशल एजेंट्स कौन से हैं, तो जो हमारे माता पिता हैं हमारे प्राइमरी एजेंट्स हैं, और जो हमारे जो टीचर वगैरह होते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट्स होते हैं। इंक्यूबेशन, इनकलकेशन ऑफ नॉर्म्स, कल्चर एंड वैल्यू विद इन द फैमिली इज कॉल्ड प्राइमरी। जो हम अपनी फैमिली से जो वो लेते हैं, कल्चर वैल्यूज नॉर्म्स लेते हैं, वो प्राइमरी सोशलाइजेशन कहा जाता है। और जो नॉर्म्स वैल्यूज बिहेवियर पैटर्न्स हम स्कूल से लेते हैं, वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहा जाता है। तो इस तरीके से एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन कौन से हो गए हमारे, एजेंट्स सोशलाइजेशन कौन से हो गए हमारे, फैमिली हो गई, फैमिली हो गई, और कौन से हो गए हमारे, स्कूल हो गया, स्कूल हो गया, पीयर ग्रुप एंड पीयर ग्रुप हो गए हमारे, पीयर ग्रुप्स हो गए। ठीक है, पीयर ग्रुप्स हो गए, कल्चर हो गई, कल्चर हो गए, है ना, रिलीजन हो गए, रिलीजन हो गए, कल्चर हो गए, और जो है मास मीडिया हो गई, मास मीडिया, मास मीडिया यानी कि जो हम टीवी देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, ये सब। ठीक है, सोशल मीडिया जिसको बोलते हैं, मास मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, ये सब हो गए हमारे जो है। अब जो है
अब देखते हैं थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशलाइजेशन। अब क्या देखते हैं हम, ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशलाइजेशन। पर्सपेक्टिव ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। ये क्या चीज है, सबसे पहले देखते हैं फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, सिंबॉलिक इंटरेक्शन। ठीक है, 3 पार्ट में बांट देते हैं इसको। सबसे पहली है हमारी फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। फिर है हमारा कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। फिर है हमारा सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। अब ये क्या चीज है, इसमें हम पढ़ते हैं थॉट दैट, सबसे पहले इसमें फंक्शनल पर्सपेक्टिव, थॉट्स दैट सोशलाइजेशन एंड सोशल इंस्टीट्यूशन आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रिजर्विंग सोशल कोहेशन, प्रोग्रेशन एंड स्टेबिलिटी। जो सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशलाइजेशन इसको बोलते हैं कि जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिजर्विंग सोशल कोहेशन में एकजुट, सामाजिक एकजुटता के लिए, प्रोग्रेस के लिए और स्टेबिलिटी के लिए। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। ये है सोशलाइजेशन का। अब है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। क्या कहती है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहती है कि वो प्रोसेस में फुलफिल द कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट एंड इंक्रीज द सोशल क्लास सिस्टम डायस्पेरिटीज। जो है पूंजीवादिता को जो है फुलफिल द कैपिटलिस्ट, पूंजीवादिता की जो है फुलफिल करते हैं इंटरेस्ट को, और इंक्रीज द सोशल क्लास सिस्टम डायस्पेरिटी, और इंक्रीज जो सोशल मतभेदों को जो बढ़ाती है उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। जो पूंजीवादिता की को सेटिस्फाई करती है और जो सामाजिक जो वे होते हैं, समुदाय होते हैं, उनमें जो है जो क्लास, सोशल क्लास सिस्टम होते हैं, उनकी डायस्पेरिटीज यानी कि मतभेदों को बढ़ाती है, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। फिर है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। सिंबॉलिक असर्ट दैट थ्रू सोशलाइजेशन इंडिविजुअल इन सोसाइटी इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज, सिंबल्स एंड इमिटेशन टू इन्फ्लुएंस ईच अदर टू अडॉप्ट सिमिलर बिहेवियर्स। सिंबल का आप देख सकते हैं, जो हम मुख बधिर को हम जो पढ़ाते हैं तो सिंबल से यूज करते हैं, हाथ पैरों को जेस्चर यूज करते हैं, या कुछ सिंबल दिखाकर यूज करते हैं, जो मतलब जिनको दिखाई देता है, जिनको सुनाई नहीं देता, सिंबल्स दिखाते हैं, तो उनके थ्रू भी सोशलाइजेशन होता है। तो जो सोशलाइजेशन किसके द्वारा, थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज, सिंबल्स, इमिटेशन और इन्फ्लुएंस ईच अदर टू अडॉप्ट सिमिलर बिहेवियर, और एक दूसरे का व्यवहार को अडॉप्ट करने के लिए जो प्रोसेस अपनाते हैं, जो वो करते हैं, सोशलाइजेशन करते हैं, वो कहलाता है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। द गोल्स ऑफ सोसाइटी। अब गोल्स ऑफ क्या है, अब ये तो हो गए, ये हो गए आपकी। अब गोल्स क्या है, गोल्स ऑफ सोशलाइजेशन। अब गोल्स क्या है, गोल्स है हमारे उद्देश्य क्या है सोशलाइजेशन के। टू इनकलकेट बेसिक डिसिप्लिन। हम क्या सिखाते हैं सोशलाइजेशन का मतलब, डिसिप्लिन सिखाना, मैनर सिखाना, कल्चर सिखाना, व्यवहार करना, एक दूसरे की इज्जत कराना, बड़ों की योग करना, ये सब चीजें सोशलाइजेशन कहते हैं। रोज अपने रोज हमारे सामाजिक संबंध क्या है, सामाजिक जिम्मेदारियां क्या है, सब चीज सिखाते हैं। टू टीच कन्फर्मेटी टू, हमारे सामाजिक मानक क्या है, उनकी इज्जत करना सिखाते हैं। टू क्रिएट एक्सेप्टेबल कंस्ट्रक्टिव पर्सनल आइडेंटिटी, और अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए जो है ये सिखाते हैं, एक्सेप्टेबल एंड कंस्ट्रक्टिव पर्सनल आइडेंटिटीज को क्रिएट करना सिखाते हैं, उनको एक्सेप्ट करना सिखाते हैं, है ना। टू इंस्टिल एस्पायरेशन टू अचीव हाई इन लाइफ, और हमें समाज में कितना उच्च स्थान प्राप्त करना है। समाज को देखकर तो देखते हैं समाज में अच्छे अच्छे हैं, तो हम सोचते हैं कि हम भी ऐसे ही बने, तो सामाजिक में जो अच्छे लोग हैं उनको देख करके उन जैसा बनना, ये भी सिखाते हैं। सोशल गोल सोशलाइजेशन में है। तो इंस्टिल एस्पायरेशन टू अचीव हाई इन लाइफ। तो ये हो गया आपका जो है आपकी थर्ड यूनिट का थर्ड सब यूनिट हो गई आपकी पूरी कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट करेंगे हम
नेक्स्ट करेंगे हम गाइडेंस। कल हम पढ़ाएंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, कौन सा है ये? फोर्थ सब यूनिट, फोर्थ सब यूनिट, थर्ड यूनिट की, थर्ड यूनिट की फोर्थ सब यूनिट ये कराऊंगी गाइडेंस एंड काउंसलिंग। कल कराऊंगी मैं आपको, आज ये कंप्लीट हो गया, कल मैं कराऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और जून के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। अच्छे से तैयारी करेंगे, ज्यादा समय आराम से तैयारी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।